हेलो बच्चों, आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम के थर्ड लेक्चर की बात करूंगा, जिसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, केसी या केपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। तो आज जो मेरा हेडिंग होगा वो होगा कि कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी या केपी। केसी या केपी को कैसे हमें आज कैलकुलेट करना है उस पर हम डिस्कस करेंगे। और यदि कोई रिएक्शन दिया है, उसमें रिएक्टेंट का इनिशियल अमाउंट या इनिशियल कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में दिया हो, इनिशियल या तो अमाउंट दिया होगा या इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हो, और हमें रिएक्शन का केसी या केपी निकालना है, उसको पढ़ने से पहले हम एक टर्म पर डिस्कस करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है बेटा, पहले जान लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। इसको हम पहली बात अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? तो आप कहना कि पार्ट ऑफ 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट विच आर डिकम्पोज्ड एट इक्विलिब्रियम। कोई रिएक्शन स्टार्ट हुआ, थोड़ी देर के बाद रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आया, तो 1 मोल रिएक्टेंट का जितना पार्ट डिकम्पोज हो जाए इक्विलिब्रियम पर, 1 मोल रिएक्टेंट का जितना पार्ट डिकम्पोज होगा, वही है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा निकालने का एक छोटा सा फार्मूला भी याद रखना कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज्ड, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज डिवाइडेड बाय इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल अमाउंट, उस रिएक्टेंट का इनिशियल अमाउंट क्या था उसे डिवाइड करिए तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता चल जाए। जैसे हम बेटा बात करें, सपोज करो एक छोटा सा एग्जांपल लेके डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारा एक कोई रिएक्शन है, ए टूट करके बी और सी बना रहा, ए गिव्स बी प्लस सी, मान लो ऐसे कोई रिएक्शन है। ए का इनिशियली 5 मोल है, मान लिया 5 मोल, और बी और सी का कुछ भी नहीं, और उसमें कह रहा है, क्वेश्चन में दिया है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए मान लो दे दे 50%। 50% का मतलब है 50/100, तो इसका मतलब हुआ 0.5। तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स अल्फा 0.5 है। 50% दिया मतलब 0.5। तो ये 0.5 ये बताना चाहता है कि इक्विलिब्रियम पर 1 मोल से 0.5 टूट गया। तो जरा सा देखें, यहां पर कराए रिएक्टेंट ए का इनिशियली 5 मोल था, बी और सी कुछ भी नहीं था, और करा जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे इक्विलिब्रियम आया, तो पूछेगा कि बताओ इक्विलिब्रियम पर ए का कितना मोल होगा, बी का कितना मोल होगा, सी का कितना मोल होगा। तो हमने कहा कि यार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ए का दिया है 50%, इसका मतलब ये बताना चाहता है कि इक्विलिब्रियम पर 1 मोल रिएक्टेंट से 0.5 मोल डिकम्पोज होगा। तो बताइए भाई, 1 से 0.5 गया, 5 मोल रिएक्टेंट ए का 5 मोल है, तो 1 से 0.5 निकला, तो 5 मोल से कितना निकलेगा, 0.5 इंटू 5, तो ये आएगा 2.5। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पर इस 5 मोल में से 2.5 मोल डिकम्पोज हो गया। अब बी और सी का कितना बनेगा ये रिएक्शन डिसाइड करेगा, और रिएक्शन ये करा कि 1 मोल ए खर्च होगा तो 1 मोल बी बनेगा। इसका मतलब 2.5 मोल ए कंज्यूम हो रहा है तो 2.5 मोल बी का बनेगा। 1 मोल ए खर्च होगा तो 1 मोल सी बनेगा। रिएक्शन बता रहा है, और हमें पता चला कि इक्विलिब्रियम पर 2.5 मोल ए का खर्च होगा, तो इसके 1 से 1 बना, तो इसका मतलब 2.5 मोल ए का कंज्यूम होगा तो 2.5 मोल सी का बनेगा। तो ये जो आया है 5 में से 2.5 खर्च हो गया, तो 2.5 मोल ए का इक्विलिब्रियम पर बचा रह जाएगा, 2.5 मोल बी बनेगा और 2.5 मोल सी बनेगा। बहुत जनरल से एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा। अच्छा, यही रिएक्शन में मान लीजिए कि ए से 2b बनता, 4c बनता, मान लो रिएक्शन ऐसा होता। अब आप क्या करते, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। अब फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि 5 मोल ए था, बी और सी शुरू में कुछ नहीं था। क्वेश्चन में ए का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया 50%, कुछ भी दे सकता है, 60%, 80% दे दे, चलिए कुछ भी बदल देते हैं, 80% ले लीजिए। सपोज करिए कि ए का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 80% है,
इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 0.8 है। 0.8 ये बताना चाहता है कि इक्विलिब्रियम जब आया तो 1 मोल से 0.8 मोल डिकम्पोज हुआ। तो बताओ 1 मोल से डिकम्पोज हुआ 0.8, तो 5 मोल रिएक्टेंट है, उसमें से कितना जाएगा, तो 0.8 और इंटू 5 कर देना, तो ये हो जाएगा 4 मोल। इसका मतलब हुआ कि इक्विलिब्रियम जब आया होगा तो इस 5 मोल ए में से 4 मोल ए खर्च हुआ होगा। तो बी और सी कितना बनेगा उस पर विचार करिए। फिर वही बात बने बता, रिएक्शन डिटरमाइन करेगा तो 1 मोल ए खर्च होगा तो 2 मोल भी बन रहा है। तो जब यहां से 4 मोल ए खर्च होगा तो बताओ इसका 8 मोल बन जाए। वही चीज यहां देखो, सी का कितना मोल बनेगा इक्विलिब्रियम पर, था ना 1 मोल ए खर्च होने से 4 मोल बना, अपने 4 गुना बन रहा है, 1 मोल से 4 मोल बना, तो 4 मोल जाएगा तो कितना बनेगा, 4 का 4 टाइम कर दो तो 16 मोल बनेगा। इसका मतलब अब 5 में से 4 मोल जब चला गया तो इसका 1 मोल ए का बच जाए। तो सवाल कभी कभी आता है कि बताइए भाई रिएक्शन में ए का इनिशियल 5 मोल था, ए का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 80% दिया गया था। अब पूछा गया कि बताइए इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल बताइए क्या हो। तो ये बताइए इक्विलिब्रियम पर ए का 1 मोल बचा रह गया, बी का 8 मोल बन गया और सी का 16 मोल बन गया। तो कहेगा टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो सारे मोल ऐड करिए, 1 + 8 प्लस का 16 ऐड कर दीजिए, टोटल मोल निकल के आ जाए। तो एक छोटा सा तरीका मैंने आपको बताया, अल्फा क्या है ये डिस्कस किया, अल्फा निकालेंगे कैसे ये बताया, कोई क्वेश्चन आ जाए तो अल्फा का यूज कैसे करेंगे ये मैंने आपको दिखाया। अब आइए बेटा इसी पर मैं आपको एक क्वेश्चन भी करा देता हूं, एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया वही कराता हूं, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन है कि एक रिएक्शन दिया है कि 2 मोल ए डिकम्पोज हुआ या 2 मोल ए से 3 मोल बी और 1 मोल सी बन रहा है, ये सब गैस हैं। करा है क्वेश्चन में कि एट स्टार्टिंग 3 मोल ऑफ ए आर टेकन, इस रिएक्शन में करा है 3 मोल ए का लिया गया और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ए का दिया है एक्स, यहां लिखना चाहिए इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स है। करा कैलकुलेट टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटे। तो पहले रिएक्शन लिख लो, 2 मोल ए गिव्स 3 मोल बी प्लस 1 मोल सी। अच्छा इनिशियली करा है कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो 3 मोल ए का लिया गया, देखो लिखा है यहां पर, रिएक्शन स्टार्ट जब किया तो 3 मोल ए का लिया, तो इसका 3 मोल लिया, बी और सी अभी कुछ भी नहीं था। हाँ वो करा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है ए का एक्स है, इसका मतलब ये लाइन ये बताना चाहता है कि एट इक्विलिब्रियम 1 मोल से एक्स मोल डिकम्पोज होगा, ऐसा मैंने अभी बताया था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि इक्विलिब्रियम पर 1 मोल से जितना पार्ट टूटता है वही है अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो बेटा ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स है, इसका मतलब यही है कि इक्विलिब्रियम पर 1 मोल से एक्स मोल डिकम्पोज हुआ और ए का 3 मोल है तो 3 मोल से 3x जाएगा, ठीक है। तो आइए जरा सा, इसका मतलब जब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आया होगा तो इस 3 मोल में से 3x निकला होगा। अच्छा इसका बनेगा कितना वो रिएक्शन बताएगा। अच्छा देखो अब रिएक्शन ये बता रहे, जब इसका 2 जाएगा तो इसका 3 बनेगा। ए बी में जरा सा पहले कंपेयर करके देखिए, ए के 2 मोल खर्च होने से बी का 3 मोल बन रहा है, तो 1 मोल से 3/2 बनेगा, तो इसका 3x जा रहा है, तो 3x यदि ए का खर्च होगा तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 3x, ये आएगा 9x/2। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पर 9x/2 इतना मोल बी का बनेगा। अब बात आई कि सी का कितना मोल बनेगा, फिर यही आइए कि जब 2 मोल ए का खर्च होगा तो 1 मोल सी का बन रहा है, देखो फिर यही लिख ले रहा हूं। अब हमें ए और सी में जरा कंपेयर करके देखिए कि ए के 2 मोल के खर्च होने से सी का 1 बनता, 2 से 1 बना तो 1 से 1/2 बनेगा और ए का 3x यहां से कंज्यूम हो रहा है, तो 3x खर्च होगा तो ये बनाएगा 1/2 इंटू 3x, इसका मतलब 3x/2 इतना मोल सी का बनेगा, तो ये हो जाएगा 3x/2। तो ओवरऑल बेटा ये जो आया है कि इक्विलिब्रियम पर ए का मोल होगा 3 - 3x, बी का जो बनेगा वो 9x/2 बनेगा और सी का बनेगा 3x/2। और सवाल में पूछा है कि टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम पूछा गया क्वेश्चन में,
तो बताइए आपको इक्विलिब्रियम पर ए बी सी सभी का मोल पता चल गया, उसको ऐड करिए तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 3 माइनस 3x प्लस 9x/2 प्लस 3x/2। ये सब जब ऐड करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 3 प्लस 3x आ जाए। ये वैल्यू यदि देखा जाए ऐड करेंगे तो 3 प्लस 3x आएगा। ऐड करके आप देख लीजिए, सवाल में यही पूछा था। तो इसका आंसर यदि चेक करें तो इसका आंसर बेटा होगा फर्स्ट। एक बार आप चेक करिएगा, इस क्वेश्चन को लगाइए। इसी टाइप का क्वेश्चन अब आपको और करा के प्रैक्टिस कराता हूं। देखो बेटा एक क्वेश्चन है कि रिएक्शन 2a प्लस 3b एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन दिया है कि 2 मोल A 3 मोल B जब रिएक्शन करता है तो 4 मोल C और 5 मोल D बन रहा है। सवाल में करा है कि इनिशियली 3 मोल A लिया गया, 2 मोल B का लिया गया और रिएक्शन कराया गया, उसमें 30% ऑफ A इज डिसोसिएटेड टिल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आने तक 30% A का डिसोसिएट हो गया। तो करा है बताओ कि इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल क्या होगा। माने ए बी सी डी का पहले इक्विलिब्रियम पर मोल पता करिए और उनको ऐड करिए तो टोटल मोल इक्विलिब्रियम पर क्या होगा ये आ जाए। एक रिएक्शन को फिर से हम लिख रहे हैं यहां से कि 2 मोल ए, देखना जरा ध्यान से कि 2 मोल ए 3 मोल बी का था, गिव्स 4 मोल सी और 5 मोल डी, ए बन रहा है। अच्छा बेटा करा इनिशियली ए का 3 मोल है, 3 मोल ए है, टी बराबर 0 माने इनिशियली, और 2 मोल बी का लिया गया। सी और डी इनिशियली कुछ भी नहीं था। सवाल में एक बात बोला कि 30% ए इक्विलिब्रियम आने तक डिसोसिएट हो गया। इसका मतलब ए का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए 30% दिया है। 30% का मतलब है अल्फा की वैल्यू ए जो दिया है वो 0.3 दे रखा है। 0.3 ये बताना चाहता है कि इक्विलिब्रियम पर 1 मोल से 0.3 मोल डिकम्पोज हुआ। तो जरा बताओ बेटा ए की बात पहले पकड़ो, एक का ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है। तो बताओ 1 मोल से 0.3 गया और ए का इनिशियल मोल है 3, तो 1 मोल से 0.3 डिसोसिएट हुआ तो 3 मोल से जाएगा 0.3 इंटू 3 मीन्स 0.9 मोल खर्च होगा। तो ये बताओ कि जब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आया होगा तो इस 3 मोल ए में से 0.9 मोल ए का डिसोसिएट हुआ होगा। अच्छा बात है कि बी का कितना डिसोसिएट हुआ होगा तो आप निकालिए। तो आप ये बताओ जब इसका 2 मोल जा रहा था तो इसका 3 जा रहा था, तो यूनिटी मेथड लगाना। ए और बी में यदि हम कंपेयर कर लें, ए और बी को कंपेयर करो, ए का 2 मोल खर्च होगा तो बी का 3 मोल बनेगा। 1 मोल खर्च होने से 3/2 मोल बनेगा। तो 0.9 मोल ए का खर्च हो रहा है, तो 0.9 मोल खर्च होगा तो 3/2 इंटू 0.9 सॉल्व कर लो तो ए बी का कितना मोल खर्च होगा ये आ जाएगा 1.35 आ जाए। इसका मतलब इस 2 मोल जो बी का था इसमें से 1.35 मोल निकल गया होगा, डिसोसिएट हो गया। अब सी का कितना मोल बनेगा, डी का कितना मोल बनेगा इक्विलिब्रियम पर। तो पहले यहां साफ साफ देखो 2 मोल ए खर्च हो रहा है तो 4 मोल सी का बन रहा है, तो 2 से 4 बना जस्ट डबल। तो जितना मोल यहां से ए का निकल रहा है उसी का डबल कर दो, तो 0.9 का डबल करोगे यहां पर 1.8 मोल सी का बनेगा। डी का कितना बनेगा वो भी निकाल सकते हो आप कि इसके 2 मोल खर्च होने से इसका 5 बन रहा है। और ए डी को जरा यहां लिख लो चाहो तो आप ए और डी में जरा कंपेयर करो कि ए का 2 मोल खर्च होगा तो डी का 5 मोल बनेगा। तो 2 खर्च होने से 5 बनता है, 1 से बनेगा 5/2, तो खर्च हो रहा वहां से 0.9, तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू 0.9 कर देना तो पता चल जाएगा कि डी का कितना मोल बनेगा, ये पता चल जाएगा। और डी का जो मोल आएगा बेटा ये आ जाएगा 2.25 आ जाए। सॉल्व करके देखना वहां से निकल जाएगा। तो अब बात आई कि इक्विलिब्रियम पर 3 मोल में से 0.9 मोल ए का निकला, इक्विलिब्रियम पर 2 मोल ए में से 1.35 मोल बी का निकला और 1.8 मोल सी का बना और 2.25 मोल डी का बना। अब टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम पूछ रहा है सवाल में कि टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये पूछा गया। तो सभी के मोल को आप ऐड कर दीजिए। ऐड करना तो देखो 3 माइनस 0.9 कर दो भाई, यहाँ पे बचेगा 2.1, ए बचा रह गया मोल ए का। 2 माइनस 1.35 करो तो 0.65 आ जाएगा।
बचा हुआ, और 1.8 मोल सी का बना और 2.25 मोल डी का बना। इसका मतलब ए का मोल इक्विलिब्रियम पर, बी का मोल इक्विलिब्रियम पर, सी का मोल इक्विलिब्रियम पर, डी का मोल इक्विलिब्रियम पर पता चल गया। सबको ऐड करिए, टोटल मोल इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, आ जाएगा, इट मीन से आएगा 2.1 प्लस 0.65 प्लस 1.8 प्लस 2.25 ऐड करेंगे और ऑप्शन दे रखा है, मैच करा लेना, तो ये आंसर आएगा 6.8 आएगा। इसका मतलब इसका आंसर बेटा होगा 3, कि टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, तो 6.8 मोल होगा। नेक्स्ट बात यहां से आगे बढ़ के देखेंगे। देखो बेटा, स्टार्ट जो किया था मेरा हेडिंग यही था, जो आज मैंने कहा कि मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी या केपी निकालने के लिए आज तरीका बताऊंगा। तो पहले तो दिमाग में रख लो कि कोई रिएक्शन दिया होगा, उसमें रिएक्टेंट का इनिशियल अमाउंट या इनिशियल कंसंट्रेशन दिया होगा। तो आइए हम यहाँ पे 3 केस कराते हैं। केस नंबर फर्स्ट है बेटा, यदि कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसका डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 माने पॉजिटिव हो। सपोज करो कि मान लो एक रिएक्शन हमें दिया कि PCl5 है, डिकम्पोज हो करके PCl3 और Cl2 बना रहा है, और ये पूरा रिएक्शन एक V वॉल्यूम के कंटेनर में हो रहा है। V वॉल्यूम का कंटेनर है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जिसमें रिएक्शन हो रही है उसका वॉल्यूम मान लो V दे रखा है, ठीक है। और इनिशियली वो कह रहा है कि PCl5 का जो है A मोल था, अमाउंट दिया है, कंसंट्रेशन नहीं दिया, कह रहा है इनिशियली PCl5 का A मोल था, PCl3 Cl2 कुछ भी नहीं था। अब वो कह रहा जब इक्विलिब्रियम आया, तो मैंने एक डेरिवेशन बता रहा हूं, क्वेश्चन कैसे आप लगाएंगे 2-3 एग्जांपल में समझ में आ जाए। तो मैंने माना कि जब इक्विलिब्रियम आया तो इस A मोल में से X मोल डिकम्पोज हो गया, और यहां पर देखो 1 मोल PCl5 टूटेगा तो 1 मोल PCl3 बनाएगा। तो रिएक्शन को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते रहना कि 1 से 1 बना तो X मोल यहां से खर्च होगा, तो X मोल PCl3 बनेगा, और 1 मोल PCl5 के खर्च होने से 1 मोल Cl2 बनेगा। इट मींस X मोल PCl5 यदि खर्च हुआ होगा तो X मोल Cl2 बनेगा। तो ये जो A माइनस एक्स क्या है कहना, मोल ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम, ये क्या है तो कहना ये है मोल ऑफ PCl3 एट इक्विलिब्रियम, और ये क्या है तो कहना ये है मोल ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम पर तीनों सब्सटेंस का मोल आ गया, PCl5 PCl3 Cl2 सभी का मोल आ गया, और हमसे सवाल में कहेगा केसी निकालो। अच्छा बेटे, केसी का जब एक्सप्रेशन पहले आप लिखो, रिएक्शन को देख के ही केसी का एक्सप्रेशन लिखते हैं। और केसी का एक्सप्रेशन मैंने पिछले टर्म पे बात किया था कि किसी रिएक्शन का केसी का एक्सप्रेशन पहले लिखो तो लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 एट इक्विलिब्रियम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम। बेटे यहाँ कंसंट्रेशन रखना है, और जबकि इक्विलिब्रियम पर अभी सभी का मोल पता चला, और हमें ये मालूम है कि यह रिएक्शन एक कंटेनर में हो रही है। अच्छा, कंटेनर में 3 गैस होंगी, PCl5 भी होगा, PCl3 भी होगा, Cl2 भी होगा। एक गैसियस मिक्सचर है, लेकिन प्रत्येक गैस का वॉल्यूम निकाला जाए क्या होगा, कहना कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वही ईच गैस का वॉल्यूम माना जाएगा। तो देखो सभी गैस का मोल पता चल गया इक्विलिब्रियम पर, कंटेनर का वॉल्यूम दिया है, तो इसका मतलब उस वॉल्यूम से यदि डिवाइड कर दें तो प्रत्येक कंपोनेंट का कंसंट्रेशन पता चल जाएगा इक्विलिब्रियम पर। तो यहां देखो मोल अपॉन वॉल्यूम करो तो दिस इज अ कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम। यहाँ V से डिवाइड करो तो दिस इज अ कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 एट इक्विलिब्रियम, और V से डिवाइड करो तो दिस इज अ कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम। तो प्रत्येक कंपोनेंट का कंसंट्रेशन आ गया, बस सभी के कंसंट्रेशन की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, केसी पता चल जाएगा। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, फिर से चलो वैल्यू रख के देख लें। तो PCl3 का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम x/V है, इसका भी x/V है, और इसका कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर है A माइनस x/V है। V से कैंसिल हो जाएगा बेटा, और ये आ जाएगा A x का स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर इंटू देख लो यहाँ पर ये आ जाएगा अपान A माइनस एक्स और इंटू V हो जाएगा। ये देखो, तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ से हम केसी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से इसी में केस अभी बताया, जब ऐसा रिएक्शन जिसका डेल्टा एनजी कर लो, डेल्टा एनजी जो है ग्रेटर देन 0, डेल्टा एनजी का मतलब नंबर ऑफ गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट करोगे तो डेल्टा एनजी आएगा, और उसे केसी का वैल्यू यहां से आप निकाल के देख सकते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट एक केस कराते हैं बेटा, केस नंबर 2 इसी में बताता हूं। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 रिएक्टेंट जिसका डेल्टा एनजी 0 आ जाए, उसको देखो क्यों करा रहा हूं, ये डेरिवेशन हम क्यों करा रहे हैं अभी बताएंगे।
जैसे केस नंबर सेकेंड ये है कि मान लो कोई रिएक्शन आ जाए कि H2 है, I2 से रिएक्शन किया, 2HI बना, और ये रिएक्शन भी V वॉल्यूम के कंटेनर में हो रहा है। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस इज इक्वल्स टू V। ठीक है, तो चलो इनिशियली माना कि इसका A मोल था, हाइड्रोजन का, आयोडीन का B मोल लिया गया इनिशियली, HI कुछ भी नहीं था। रिएक्शन स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे रिएक्शन चल के इक्विलिब्रियम में पहुंचा, तो मैंने माना कि इस A मोल H2 में से X मोल H2 निकला, B मोल I2 का था, उसमें से X मोल I2 का निकला। और यहां पर जरा देखो, अच्छा रिएक्शन पर आइए भाई, 1 मोल H2 और 1 मोल I2 खर्च होगा तो 2 मोल HI बनेगा, तो यहां से X मोल H2 निकला, यहां से X मोल I2 निकला, तो यहां से देखा जाए तो 2x मोल HI बनेगा। फिर से बोल रहा हूं, X मोल H2 यहां से निकला, B मोल I2 में से X मोल I2 का निकला, और 2x मोल HI बनेगा। अच्छा बेटे एक बात करो, फिर इस रिएक्शन का केसी निकालना है, तो केसी का एक्सप्रेशन रिएक्शन को देख के लिखिए, तो कंसंट्रेशन ऑफ HI के पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2 कर देना, एक्सप्रेशन लिख दिया। अब यहाँ जो डिमांड कर रहा है उसकी वैल्यू रख दो जरा सा, यहाँ करा कंसंट्रेशन ऑफ HI रखो और उसका स्क्वायर भी करना है। तो देखो बेटा ये जो 2x है कंसंट्रेशन नहीं, ये मोल है एट इक्विलिब्रियम, और हमें यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ HI रखना है एट इक्विलिब्रियम। तो आप एक काम करो, ये रिएक्शन कंटेनर जो है उसका वॉल्यूम V दिया है, और उसमें सारे गैसों का मोल पता है इक्विलिब्रियम पर, और यदि आप V से हर जगह डिवाइड कर दो तो अब कंसंट्रेशन बन गया, और हमें यहाँ कंसंट्रेशन रखना था, तो यहाँ रखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम 2x बाई V का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम A माइनस x बाई V, और ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ I2 एट इक्विलिब्रियम B माइनस x बाई V। और ये बेटा इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, देखो यहाँ आएगा 4x स्क्वायर YV स्क्वायर अपॉन A माइनस x और B माइनस x और अपॉन V का स्क्वायर आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और सॉल्व करके यदि देखा जाए तो KC बराबर हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर अपॉन A माइनस x B माइनस x आ जाएगा। ये KC का एक्सप्रेशन निकल के आ गया। ये क्वेश्चन बताने के पीछे या एक कंसेप्ट बताने के पीछे सिर्फ एक हमारा मोटो था कि ऐसा रिएक्शन जिसका डेल्टा Ng जीरो हो, डेल्टा Ng क्या हो, जीरो, ऐसे रिएक्शन का जब केसी हम निकालते हैं तो देखो यहाँ केसी निकालने में वॉल्यूम टर्म कहीं नहीं है। इसका मतलब यदि ऐसा कोई रिएक्शन है जिसका डेल्टा Ng जीरो हो और उसका हमें उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो, तो आप सीधा सीधा करो, इक्विलिब्रियम पर सभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मोल पता कर लो, और जो मोल होगा उसी को कंसंट्रेशन कंसीडर कर लो, क्योंकि वॉल्यूम यदि रख के कंसंट्रेशन बनाएंगे भी तो लास्ट में कैंसिल हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। तो सीधा सीधा काम करना कि ऐसा रिएक्शन जिसका डेल्टा Ng जीरो हो तो सभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम पर मोल पता कर लेना, और मोल को ही हम कंसंट्रेशन कंसीडर करके यहाँ रख देंगे और हमें केसी की वैल्यू आ जाए। तो ये बेटा हमने जो बताया केस नंबर सेकेंड आया। सिमिलरली एक केस में और डिफाइन करूंगा यहाँ पर कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसका डेल्टा Ng ग्रेटर देन जीरो आ जाए। तो 3 केस हम लगातार बता दे रहे हैं आपको। केस फर्स्ट था ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां डेल्टा Ng ग्रेटर देन जीरो था, माने पॉजिटिव था। दूसरा बताया जहां पे डेल्टा Ng जीरो था। तीसरा एक केस बताऊंगा, केस नंबर थर्ड, कि ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जहां पर डेल्टा Ng ये जो होगा लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब निगेटिव हो। जैसे हम एक एग्जांपल आपको लेके दिखा रहे हैं। सपोज करो कि N2 है, 3H2 से रिएक्शन किया और रिएक्शन के बाद बना 2NH3 बन रहा है। ये रिएक्शन एक कंटेनर में हो रही है। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर मान लो दिया है, वॉल्यूम ऑफ वेसल कह लो या कंटेनर कह लो, वेसल का वॉल्यूम V दिया है जिसमें रिएक्शन हो रही है। तो इनिशियली बेटा हमने कहा हमारे पास A मोल नाइट्रोजन का था, B मोल हाइड्रोजन का था और अमोनिया कुछ भी नहीं था। मान लो रिएक्शन स्टार्ट हुआ, थोड़ी देर चला और रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आया। तो मैंने एक डेरिवेशन करा रहा हूं, फिर से देखना ध्यान से, कि मैंने कहा चलो इक्विलिब्रियम जब आया तो A मोल नाइट्रोजन में से X मोल नाइट्रोजन कंज्यूम हुआ और B मोल हाइड्रोजन का था, उसमें से 3X मोल हाइड्रोजन का निकला और 2X मोल अमोनिया का बना। कहना भाई ऐसे कैसे किया? अरे भाई रिएक्शन को आप ध्यान से ऑब्जर्व करो। 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन जब खर्च होगा तो 2 मोल अमोनिया बनेगा।
और उसी रेशियो में मैं यहाँ निकाला कि x मोल नाइट्रोजन खर्च हुआ, 3x मोल हाइड्रोजन का खर्च होगा, तो 2x मोल अमोनिया का बनेगा। तो देखो हमें इक्विलिब्रियम पर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया का मोल पता चल गया और हमें निकालना है Kc, और Kc का एक्सप्रेशन हम रिएक्शन को देख के लिखेंगे। तो इस रिएक्शन को देख के एक्सप्रेशन लिखो तो लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एट इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम पावर 3 करना बेटा। और यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन का डिमांड कर रहा है, और जबकि अभी सभी का मोल पता है मुझे इक्विलिब्रियम पर, और हमें इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन यदि पता चल जाए तो सबकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, Kc हमें पता चल जाए। तो क्या करना, पहले कंटेनर का वॉल्यूम दिया है, तो जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा उसमें प्रेजेंट ईच गैस का वॉल्यूम भी कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो आप क्या करो कि यहाँ पर V से डिवाइड करो, ये है कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एट इक्विलिब्रियम, वॉल्यूम से डिवाइड करो, दिस इज अ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम, और वॉल्यूम से डिवाइड करो, दिस इज अ कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम। तो बताइए प्रत्येक कंपोनेंट का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर आ गया। तो अब यहाँ पे आप वैल्यू रख के चेक कर लो, अमोनिया का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर होगा 2x बाई वी, उसका स्क्वायर करो, डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन होगा बेटा a माइनस एक्स बाई वी, और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम देखो लिखा है b माइनस 3x बाई वी, और इसका क्यूब करना पड़ेगा, एक्सप्रेशन जो करा वही करते चलो। तो आप देखो यहाँ पे स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा 4x स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। और नीचे आ जाओ भाई, देख लो यहाँ पे क्या हो, a माइनस एक्स बाई वी, और यहाँ पर या इसे कर लो सीधा, a माइनस एक्स हो जाएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे में यहाँ आ जाएगा v माइनस 3x का क्यूब, और नीचे यहाँ v था, यहाँ v क्यूब होगा, तो ओवरऑल v के पावर 4 हो जाएगा, और v के पावर 4 सीधा सीधा यहाँ पे आ जाएगा, और ये कैंसिल कर दो तो यहाँ पे v का पावर 2 बचेगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स और b माइनस 3x का क्यूब कर देना, एक Kc की वैल्यू आ जाएगी यहाँ। ये जो अभी मैंने बात किया बेटा, ये केवल मैं आपको डेरिवेशन कराया, 3 केस बताया, बस इन्हीं तरीके 3 केस देखा जाए तो इसी तरीके के क्वेश्चन हमें आगे मिलेंगे। आइए हम 1 बाय 1 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कराते हैं। बेटा देखो एक क्वेश्चन करा रहा हूं, करा के फॉर द रिएक्शन PCl5 गिव्स PCl3 एंड Cl2। ये रिएक्शन दे रखा है कि PCl5 डिकम्पोज होकर के PCl3 और Cl2 बना रहा है, करा वैल्यू आप Kp बताइए, कोई डेटा नहीं दिया, न तो PCl5 का मोल दिया, न तो प्रेशर दिया, न वॉल्यूम दिया, कुछ भी डेटा नहीं दिया, करा बताइए सीधा सीधा Kp क्या होगा। तो कहना यार Kp की वैल्यू, आप फिर अब ऑप्शंस के आधार पे ही आंसर बता पाएंगे। अच्छा बेटे जरा बताओ इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, तो इस रिएक्शन का पहले डेल्टा Ng निकाल लो, तो डेल्टा Ng देखा जाए तो 1 आएगा, 2 मोल गैसियस प्रोडक्ट है और एक ये सब गैस है, ये सब हमारा दिया नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है, सब गैस है, तो 2 मोल गैसियस प्रोडक्ट, 1 मोल गैसियस रिएक्टेंट, तो 2 माइनस 1 करोगे तो यहाँ 1 आएगा, तो इस रिएक्शन का डेल्टा Ng 1 है। तो कहना आंसर क्या होगा भाई, और आंसर चेक करना, तो कहना यूनिट के आधार पर हम आंसर डायरेक्ट ट्रिक कर देंगे। तो जरा ये बताओ कि ऐसा रिएक्शन जिसका डेल्टा Ng 1 हो, तो इस रिएक्शन के Kp की यूनिट पहले क्या होगी, तो यूनिट ऑफ Kp जरा निकाला जाए, तो यूनिट ऑफ Kp होता है ATM के पावर डेल्टा Ng होता है, और यहाँ पे इस रिएक्शन का डेल्टा Ng 1 आ गया, इसका मतलब ATM के पावर 1 कर दो तो यही आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस रिएक्शन का Kp की वैल्यू जो आएगी वो ATM में ही आनी है। ऑप्शन 4 दिया है, पहला दिया 1.5 ATM स्क्वायर, तो होना नहीं है क्योंकि यूनिट ही नहीं मैच करेगा, और दूसरा देख लो ये करा 0.5 ATM, ये मैच कर जाएगा, तीसरा देख लो ये करा 2.5 ATM स्क्वायर, ये भी नहीं आएगा, और ये है 1 ATM पावर माइनस 2, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि आंसर कौन सा हो सकता है, तो कहना है फिर इसका मतलब इस रिएक्शन का Kp की वैल्यू सेकंड, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि यूनिट के आधार पर अब हम यहाँ आंसर देंगे, तो इसका आंसर जो देखा जाए बेटा तो 0.5 ATM होगा। क्यों, क्योंकि मैंने कहा ये रिएक्शन का Kp चाहे जितना भी वैल्यू आए, XYZ कुछ भी आए, लेकिन यूनिट तो ATM ही होगी। 4 ऑप्शन में आप चेक कर लो, यहाँ ATM स्क्वायर है, यहाँ ATM स्क्वायर है, ATM के पावर माइनस 2 है, एक ही जगह केवल ATM है, इसका मतलब यही आंसर हमारा मैच कर जाएगा, तो सेकेंड आंसर विल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, बड़ा बेसिक क्वेश्चन एक करा रहा हूं बेटा, करा कि इन रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया है A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, ये दिया हुआ है, करा कंसंट्रेशन A B C D का दिया है,
0.5, 0.8, 0.4 एंड 0.1 रेस्पेक्टिवली दिया है। इसका मतलब एट इक्विलिब्रियम, इनिशियल की बात ही नहीं कर रहा, वो डायरेक्ट कर रहा है एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर ए का कंसंट्रेशन 0.5 है, बी का 0.8 है, सी का कंसंट्रेशन 0.4 है, डी का कंसंट्रेशन 0.1 है, ऐसा दिया है। और करा इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए। अरे भाई तो सीधा सीधा आप केसी का एक्सप्रेशन लिखिए रिएक्शन देख करके, और केसी इज इक्वल टू होगा कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी एट इक्विलिब्रियम अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम कर दीजिए। सी का कंसंट्रेशन बेटा इक्विलिब्रियम पर दिया है 0.4 और डी का कंसंट्रेशन है 0.1 अपान ए का कंसंट्रेशन 0.5 और इनटू बी का कंसंट्रेशन है 0.8। सॉल्व कर दो जरा तो ऊपर आएगा 0.04 और नीचे जरा सॉल्व करो तो आ जाएगा 40, मतलब ये आ जाएगा 0.40 सीधा कर दो या पॉइंट, ठीक है 0.40 को। अब इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आएगा 40, सीधा सीधा 1/10, इसका मतलब 0.1 आएगा। ये केसी की वैल्यू आ जाए। हाँ कभी कभी सवाल पूछेगा चलो केसी की वैल्यू तो आ गई, इसमें यूनिट क्या होगी, कहना इसमें यूनिट कुछ भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं अभी आपको बताया था पिछले क्लास में कि यूनिट आप केसी कैसे निकालते हैं। तो केसी का यूनिट होता है मोल पर लीटर के पावर डेल्टा एनजी, और इस रिएक्शन में सभी को कुछ न दिया हो तो सबको गैस मान लो, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी 0 होगा। और यदि पावर में यहाँ डेल्टा एनजी की जगह 0 रख दोगे तो मोल पर लीटर के पावर 0 का मतलब कुछ नहीं 1, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। इट मीन्स केवल मैग्नीट्यूड आएगा, केसी की जो वैल्यू आएगी 0.1 आएगी। तो इसका आंसर बेटा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन है कि रिएक्शन इज ए प्लस बी गिव सी प्लस डी। इसका मैं सोल्यूशन यहाँ कर रहा हूँ। करा है कि ए प्लस बी गिव सी प्लस डी। करा इनिशियली वी स्टार्ट विद इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। तो चलो मान लो इनिशियली माने टी बराबर 0 पर ए और बी का इक्वल कंसंट्रेशन 5-5 मोल ले लो, 1-1 ले लो, मर्जी आपकी, इक्वल मोल लेना या इक्वल कंसंट्रेशन बोल रहा है। तो चलो मान लिया कि इनिशियली इसका 1 मोलर था, इसका भी 1 मोलर था। 1 मोलर कर लो या मोल कर लो। 1 मोल ए लिया और 1 मोल बी लिया। सी और डी कुछ भी नहीं था इनिशियली। अच्छा मैंने ये कहा कि इक्विलिब्रियम जब आया तो ये मेरा अपना ओपिनियन है कि इस 1 मोल में से x मोल ए का खर्च हो गया, इस 1 मोल बी में से x मोल बी का गया, क्योंकि रिएक्शन ये बता रहा है कि इसका 1 मोल जाएगा तो इसका 1 मोल बनेगा। और मैंने कहा चलो मैंने माना कि इक्विलिब्रियम पर 1 मोल में से x गया, बी के 1 मोल में से x मोल गया, तो सी का x मोल बना, डी का x मोल बना मेरे हिसाब से। और क्वेश्चन में लिखा है कि एट इक्विलिब्रियम वी फाइंड मोल ऑफ सी इज 2 टाइम्स ऑफ ए। सी का जो मोल है वो ए के 2 टाइम्स है। इसका मतलब यहाँ पे हम सॉल्व करें कि मोल ऑफ सी जो है 2 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए या मोल ऑफ ए कर लो। तो एक काम करो बेटा कि सी का मोल इक्विलिब्रियम पर जो है वो x है मेरे हिसाब से। अच्छा और 2 टाइम ऑफ ए, और इक्विलिब्रियम पर a का मोल है 1 - x, तो यहाँ 2 टाइम ऑफ 1 - x कर दो। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो आएगा x 2 - 2x और ये 2x इधर आएगा 3x हो जाएगा, 3x बराबर 2 हो जाएगा, x बराबर आएगा 2/3। फिर से एक बार सॉल्व करके यहाँ दिखाता हूँ। एट इक्विलिब्रियम वी फाइंड द मोल ऑफ सी इज 2 टाइम्स ऑफ ए। तो सी का जो मोल है वो ए का 2 टाइम्स है, तो सी का मोल इक्विलिब्रियम पर x है और ए का मोल इक्विलिब्रियम पर है 1 - x और उसका 2 टाइम कर दो तो ये सी के मोल के बराबर हो जाएगा। तो बस इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू जरा यहाँ देखो, न्यूमेरिकल वैल्यू 2/3 होगी, यहाँ भी 2/3 हो जाएगी और यहाँ 1 - 2/3 करना। तो 1 - 2/3 करोगे तो 1/3 आएगा, निकाल के देख लेना। 1 - 2/3 करोगे यहाँ भी 1/3 आएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो इक्विलिब्रियम पर सभी का मोल पता चल गया। इस रिएक्शन का केसी निकालना है तो केसी का एक्सप्रेशन रिएक्शन देखो, लिखो कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। और एक बात यहाँ पे देखो बेटा, मैंने आपको एक बार पहले अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, किसी रिएक्शन का डेल्टा एनजी 0 है तो जो इक्विलिब्रियम पर मोल होगा हम उसी को कंसंट्रेशन कंसीडर कर सकते हैं। तो सीधा सीधा ये मोल मान लो सबका आ गया इक्विलिब्रियम पर, तो रख दो यहाँ सी का मोल है 2/3, डी का मोल है 2/3, ए का मोल एट इक्विलिब्रियम है 1/3 और बी का मोल है 1/3, 3 कैंसिल, ये 4 आ जाएगा। इसका मतलब इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो केसी होगा उसकी वैल्यू 4 आएगी। सो आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है बेटा कि इन अ लीटर माने 1 लीटर वेसल है, करा उसमें 1 मोल ऑल गैसेस इज प्रेजेंट। ये रिएक्शन दिया है, रिएक्शन फिर से लिख रहा हूं, SO2 है, NO2 है, गिव्स SO3 प्लस NO दिया है और इस रिएक्शन का Kc16 दे रखा है और 1 लीटर में रिएक्शन हो रही है, करा प्रत्येक गैस का 1 मोल प्रेजेंट है। तो इनिशियली बेटा T बराबर 0 मान लो, बिगिनिंग में करा प्रत्येक गैस का 1 मोल था, इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल, इसका और इसका, सभी का 1 मोल है। अच्छा, मैंने माना कि जब इक्विलिब्रियम आया तो ऐसा मैंने माना कि इस 1 मोल SO2 में से x मोल SO2 डिकम्पोज हुआ, निकला, 1 मोल NO2 में से x मोल निकला। अच्छा बेटा जरा रिएक्शन देखो, जब इसका 1 मोल इसका जाएगा तो इसका 1 मोल बनेगा, तो यहां से x मोल निकल रहा है SO2, x मोल NO2 का निकला तो इसका मतलब x मोल SO3 बनेगा और x मोल NO भी बनेगा, बट पहले से SO3 कंटेनर में 1 मोल था तो x मोल बना और 1 मोल था, तो इसका मतलब 1 + x हो जाएगा। अच्छा, x मोल मेरे हिसाब से इक्विलिब्रियम पर x मोल NO बनेगा और कंटेनर में 1 मोल NO पहले से था तो 1 + x हो जाएगा। तो ये जो देखा जाए तो ओवरऑल प्रत्येक गैस का मोल एट इक्विलिब्रियम पर पता चल जाए। फिर इस रिएक्शन का Kc का एक्सप्रेशन लिख लो सीधा सीधा वही कि कंसंट्रेशन ऑफ SO3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO एट इक्विलिब्रियम अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 एट इक्विलिब्रियम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 एट इक्विलिब्रियम रखना। अच्छा बेटे एक बात बताऊं, ये रिएक्शन का डेल्टा Mg 0 है, सब गैस है। रिएक्शन में कभी कभी क्या होता है कि फेज न दिया हो तो आप गैस ही कंसीडर करना, तो ये सब के सब गैस हैं। तो क्या है कि इसमें प्रत्येक का, और मैंने बताया था रिएक्शन का डेल्टा Mg यदि 0 है तो क्या करते हैं कि मोल को ही कंसंट्रेशन को ही या मोल को ही कंसंट्रेशन कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, मोल ऑफ SO3 रख दो, तो ये मोल ऑफ NO रख दो, ये सारी वैल्यू रखो और Kc रिएक्शन का 16 दिया है तो आप सीधा सीधा Kc की वैल्यू यहाँ 16 करना, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 16 बराबर ये होगा 1 + x और 1 + x, ये है मोल ऑफ SO3 और NO का, और अपान इन दोनों का मोल एट इक्विलिब्रियम तो 1 - x कर देना। और क्या करो भाई, अब हमें एनी हाउ x की वैल्यू पता चल जाए तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर दो। यहीं पर स्क्वायर रूट करने से क्या होगा कि 16 का स्क्वायर रूट करोगे 4 आएगा और इसका स्क्वायर रूट करके बाहर करोगे तो 1 + x बाहर आ जाएगा, इसमें दोनों में से 1 - x बाहर आ जाएगा। तो यदि मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर दूं तो देखना जरा, यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा 4 = 1 + x अपॉन 1 - x आ जाएगा। इसको सॉल्व करो तो ये 4 - 4x बराबर 1 + x आ जाएगा और ये 4x उधर जाएगा 5x हो जाएगा और ये 1 आएगा तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब 5x बराबर 3 आ गया, इट मीन्स x बराबर आ गया 3/5, इसका मतलब 0.6 आ गया और 0.6 x की वैल्यू आ गई। तो अब x की वैल्यू हर जगह आप रख दो, तो यहाँ x की वैल्यू रखोगे तो 1 + 0.6 करना, तो यहाँ पर सीधा 1.6 आ जाए, यहाँ 1 + 0.6 करो, यहाँ भी 1.6 आएगा, यहाँ 1 - 0.6 करो 0.4 आएगा, यहाँ 1 - x की वैल्यू 0.6 यहाँ रखो तो 1 - 0.6 0.4 आएगा। और सवाल में पूछा है कि इक्विलिब्रियम पर NO2 और NO का रिस्पेक्टिवली मोल क्या होगा, ये पूछा है। तो NO2 का मोल जरा देखो बेटा क्या होगा, 0.4 है और इक्विलिब्रियम पर NO का मोल क्या है, तो NO का मोल है 1.6 है। तो देखो जरा सा इसका आंसर यदि मैं यहाँ पे बना दूं तो मोल ऑफ NO2 एट इक्विलिब्रियम ये है 0.4 और मोल ऑफ NO एट इक्विलिब्रियम है 1.6। क्रमशः बताना, आंसर चेक कर लो। तो ये देखो पहला ऑप्शन दिया है कि 0.4 1.6, तो यही सही हो जाए, यही आंसर हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्वेश्चन है कि इन क्लोज सिस्टम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। इन क्लोज सिस्टम ये रिएक्शन दिया है, रिएक्शन हमारा है ए सॉलिड है, यहाँ पर ध्यान देना, फेज को बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, फेज ध्यान देने वाली बात कि ए सॉलिड है और ये टूट करके 2 मोल बी गैस और 3 मोल सी गैस ए बन रहा है। करा इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ सी डबल, यदि सी का पार्शियल प्रेशर डबल कर दिया जाए तो बी का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ये पूछा गया। अच्छा बेटे एक बात आपको बताऊं, आपको मैंने पिछले टर्म में बताया था कि कभी भी हम
सॉरी केसी या केपी की जब बात करता हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो देखा जाए तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन बदलने से या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन पर, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन पर और नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर। इसमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन हम डबल करें, ट्रिपल करें, हाफ करें, उसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी या केपी चेंज नहीं होगा। इस बात को यदि दिमाग में रखते हैं तो ये सवाल आसानी से हो जाएगा। अच्छा देखो, इस रिएक्शन का केपी का पहले एक्सप्रेशन लिखो आप, तो केपी का एक्सप्रेशन होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम पावर 2 और इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम के पावर 3 कर देना। तो एक आइडियल हमारा ये रिलेशन बन गया, केपी बराबर, चलो इक्वेशन 1 इसको मान लो। अच्छा बेटे एक बात जरा बताऊं, इसमें कह रहा है कि सी का जो पार्शियल प्रेशर वो डबल कर दिया, तो सी का पार्शियल प्रेशर पहले यही था, ठीक है, अब इसको डबल कर दिया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पहले से डबल कर दिया और इसको डबल कर देना, यहां फिर एक्सप्रेशन लिख दो, और उसके बाद कह रहा है न्यू पार्शियल प्रेशर बी का क्या होगा। चलो मान लिया कि बी का न्यू पार्शियल प्रेशर डैश लगा के लिख दिया, ए स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा केपी क्या होगा, तो कहना केपी तो वही रहेगा, केपी नहीं बदलेगा, क्यों, क्योंकि आपने कंसंट्रेशन चेंज किया है, डबल किया, उसे रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो पहले था वही अब भी रहेगा। यही मेन इसका देखा जाए तो थीम है क्वेश्चन का, बस ये क्वेश्चन 2 मान लिया। अब वो कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर बी का क्या होगा, माने बी का जो नया पार्शियल प्रेशर है वो क्या होगा। तो देखो बेटा एक काम करो, जब केपी बराबर इतना और केपी बराबर इतना, इसका मतलब है दोनों डेटा आपस में बराबर हो जाएंगे, और इनको बराबर कर दो तो ये देखो बन जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी का क्यूब, और ये हो जाएगा सीधा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का स्क्वायर और डैश लगा दो, क्योंकि यही न्यू पार्शियल प्रेशर बी का है, और ये हो जाएगा इसका क्यूब करो, ये हो जाएगा 2 का क्यूब माने 8, ये हो जाएगा आपका 8 पार्शियल प्रेशर ऑफ सी का क्यूब कर दिया, ठीक है। अब दोनों बराबर होंगे, अब बराबर होने से क्या होगा, ये फैक्टर जरा ध्यान से देखो तो कैंसिल हो जाएगा, और हमें बी का न्यू पार्शियल प्रेशर बताना है, तो बी का न्यू पार्शियल प्रेशर का मतलब देखो यहां सॉल्व कर दे रहा हूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ बी न्यू ये निकालना, एक हर स्क्वायर में है देख लेना, और ये 8 नीचे आ जाएगा इसके, तो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का स्क्वायर बाई का 8। अच्छा इससे स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ स्क्वायर रूट कर दो इसको, तो न्यू पार्शियल प्रेशर जो बी का आएगा वो इसका स्क्वायर है, हटा बाहर निकालोगे तो हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी और अपान 8 का स्क्वायर रूट करोगे बेटा 2√2 आएगा। इसका मतलब सीधा सीधा यदि हम देखें तो न्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी जो आएगा वो 1/2√2 टाइम्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पहले जो पार्शियल प्रेशर बी का था उसका 1/2√2 टाइम्स हो जाएगा, नया पार्शियल प्रेशर जो बी का होगा वो पहले के पार्शियल प्रेशर का 1/2√2 टाइम्स हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, तो इसका आंसर जरा मैच कराओ, तो कह रहा ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल प्रेशर ना, दूसरा है हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल प्रेशर नहीं, 1/2√2 टाइम्स द ओरिजिनल प्रेशर, तो ओरिजिनल प्रेशर यही तो था पार्शियल प्रेशर बी का, और ओरिजिनल प्रेशर का 1/2√2 टाइम्स हो जाएगा नया पार्शियल प्रेशर जो बी का हो जाएगा, तो इसका आंसर बेटा 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा एक क्वेश्चन कल कराया था, रिएक्शन कोएफिशिएंट का एक सवाल कराया था, कराया कि a + b से c और d बना, a + b गिव्स c + d, और इस रिएक्शन का जो kc है वो 10 दिया हुआ है, लिख दे रहा हूं यहाँ पर a + b गिव्स C + D, केसी ऑफ रिएक्शन गिवन है क्वेश्चन में 10, और कह रहा है कि एट एनी टाइम ए बी सी डी का कंसंट्रेशन क्रमशः दे रखा है, देखो दिया है, ए का कंसंट्रेशन 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है। एट एनी टाइम इन सभी का कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में वैल्यू दी गई है। कह रहा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो बेटा अभी हमने बताया था कल 3 केस बताया था कि केसी यदि और क्यू दोनों दिया हो तो हम रिएक्शन का डायरेक्शन बता देते हैं, और 3 स्थितियां मैंने आपको शायद ये बता रखा होगा कि यदि क्यू और केसी बराबर आ जाए तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी, आरएफ और आरबी बराबर होगा, और एक बताया था यदि क्यू ज्यादा हो केसी से तो क्यू हमेशा अपने को कम करता है, क्यू कम करेगा मतलब प्रोडक्ट कम होगा तभी क्यू कम होगा, और प्रोडक्ट कम होगा रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी। यदि क्यू ज्यादा होगा केसी से तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी, इसका मतलब आरएफ कम होगा आरबी ज्यादा होगा, और यदि बेटा Q
कम हो, केसी ज्यादा हो। तो क्यू अपने को केसी के बराबर हमेशा करना चाहता है, तो क्यू अपने को बढ़ाएगा फिर यहाँ, और क्यू तब बढ़ता है जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़े। और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यदि बढ़ना है, इसका तो रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना है, मतलब आरएफ ज्यादा होगा, आरबी कम होगा। तो ये सारा यदि कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में है तो इस क्वेश्चन का आंसर इजिली आप दे पाएंगे। तो आइए एक काम करते हैं, रिएक्शन का केसी गिवन है और एट एनी टाइम ए बी सी डी का कंसंट्रेशन दिया है, तो आप पहले इस रिएक्शन के क्यू का एक्सप्रेशन लिखिए। और मैंने कल बताया था क्यू का एक्सप्रेशन वैसे ही लिखते हैं जैसे केसी का। तो लिखेंगे यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी एट एनी टाइम। तो सी डी ए बी का कंसंट्रेशन एनी टाइम दिया है, सी का कंसंट्रेशन 3 है, डी का 4 है, ए का 1 है, बी का 2 है। तो ऊपर देखो 12 आ गया, नीचे 2 है, तो 12/2 का मतलब 6 आया। तो बेटा देखो क्यू आ गया, इस रिएक्शन का क्यू निकल के आया 6 और केसी दिया है 10। यदि मैं कंपेयर करूं तो क्यू और केसी में देखें तो क्यू कम है, केसी ज्यादा है। और क्यू यदि कम है, इसका मतलब क्यू अपने को केसी के बराबर करना चाहेगा, तो क्यू बढ़ाएगा अपने को। और क्यू तब बढ़ेगा जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़े, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ना है तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। और फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, आंसर ऐसा नहीं दिया, वो लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट पूछ रहा है। तो फॉरवर्ड का मतलब है लेफ्ट से राइट जाए, लेफ्ट से राइट। इसका तो आंसर चेक करिए कि रिएक्शन कहां से कहां जाएगी, तो देखिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएगी। इसका तो इसका आंसर बेटा फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा एक छोटा सा सवाल है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द रिएक्शन गो ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताया था कैरेक्टर में, जब बताया था केसी का, तो केसी के बारे में बताया था यदि केसी ग्रेटर देन 10⁻³ है तो इसका मतलब रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और एक बताया था केसी लेस देन 10⁻³ है। अच्छा, यहाँ पे बताया था केसी जब ग्रेटर देन 10⁻³ होता है तो रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसका तो वहां प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है। और यहाँ पर बताया था केसी यदि लेस देन 10⁻³ जब होता है तो रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और इसका मतलब वहां रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल हुआ करता था। एक कैरेक्टरिस्टिक जब इक्विलिब्रियम का बताया था तो यहाँ सवाल में यही पूछा है कि कौन सा रिएक्शन है जो कंप्लीशन ऑलमोस्ट कंप्लीशन मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीशन मानना चाहता है। कुछ नहीं दिया तो फॉरवर्ड डायरेक्शन को ही हम कंप्लीशन मान के चलेंगे। तो कहना केसी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ होगी। इसका मतलब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम उतना देर में आया होगा। जैसे मान लो ए है, ए बी बना रहा है, इसका शुरू में 10 था, ये कुछ भी नहीं था, ये 9 हुआ, 1 हुआ, ये 8 कंसंट्रेशन इसका घटता जा रहा है, इसका बढ़ता जा रहा है। और मान लो यहीं पर इक्विलिब्रियम आ गया, एक तो स्थिति ये होगी इक्विलिब्रियम यही आ गया। अब मान लो 1 मिनट के यहाँ नहीं है और आगे बढ़ा रिएक्शन, तो ये हुआ 7 कंसंट्रेशन घटा, इसका बढ़ा, इसका घटता गया, इसका बढ़ता गया, इस तरीके से चलता गया। मान लो यहाँ 5 हुआ, 5 हुआ, ये 4 हुआ, ये 6 हुआ, अब आ गया इक्विलिब्रियम, मान लो यहाँ पर आ गया। तो इक्विलिब्रियम यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ जब केसी निकालोगे तो ज्यादा आएगा। इसका मतलब यदि केसी की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आने में समय लगा होगा। और यदि रिएक्शन बहुत अर्ली आ गई तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालोगे तो कम आएगा। तो एक तो सवाल ऐसे भी आता है कि बताओ कोई 4 रिएक्शन दे दे और सबका केसी की वैल्यू दिया हो, तो कहेगा बताओ केसी की 4 वैल्यू रिएक्शन में, 4 रिएक्शन में सभी का केसी देगा, और कहेगा किस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आने में टाइम ज्यादा लगा होगा। तो आप देखना केसी जिसका ज्यादा होगा उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आने में टाइम ज्यादा लगा होगा। एक लेकिन यहाँ सवाल ये नहीं है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन की बात कर रहा है। तो कहना हायर द वैल्यू ऑफ केसी, केसी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी कहना वो रिएक्शन उतना इजीली या फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट हो रहा होगा। तो इसका आंसर यदि हम देखें तो इसका आंसर बेटा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटे देखो क्वेश्चन है कि XY2 डिसोसिएट्स एज, करा कोई एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन दिया है कि XY2 डिसोसिएट होके XY और Y बना रहे, दोनों गैस हैं। करा इनिशियल प्रेशर जो XY2 का है वो 600 mmHg है और टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम पर 800 mmHg दिया है। करा एज्यूमिंग टोटल वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट है, जो सिस्टम है या कंटेनर उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, केपी पूछा है। अच्छा बेटा केपी कैसे निकालते हैं, तो एक छोटा सा पहले आइडिया आपको देता हूं। मान लो ए से टूट के बी और सी बन रहा है, मान लो ये रिएक्शन दिया, तो ए का इनिशियली T = 0 पर प्रेशर P0 है, बी और सी कुछ नहीं है। तो हमने कहा कि मान लिया इक्विलिब्रियम जब आया तो ए खर्च होगा, बी और सी कुछ बनेगा। अच्छा ए जैसे जैसे ए का मोल कम होगा, ए के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो भी कम होता जाएगा। तो मान लो यहां से इक्विलिब्रियम पर जितना प्रेशर ए का था उससे कुछ कम हो गया, इसमें से एक्स अमाउंट का प्रेशर कम हो गया। पहले इनिशियली प्रेशर ए का P0 था,
अब P नॉट माइनस एक्स हुआ, इसका मतलब एक्स mm प्रेशर या एक्स एटीएम प्रेशर यहां से कम हुआ। तो बताओ, अच्छा इसका 1 मोल खर्च होगा तो इसका 1 मोल बनेगा, तो एक्स अमाउंट का प्रेशर यहां से रिड्यूस हुआ, तो बी जो गैस है और सी जो ये दोनों गैस हैं, ये भी गैस है, तो कह रहा है कि बी के द्वारा एक्स अमाउंट का प्रेशर क्या होगा, एग्जर्ट मतलब उत्पन्न होगा, और सी के द्वारा भी एक्स अमाउंट का प्रेशर एग्जर्ट होगा। तो ये ओवरऑल देखा जाए पी नॉट माइनस एक्स क्या है, कहना ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम, ए एक्स क्या है, कहना ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम, और सी क्या है, कहना ये पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम। और किसी रिएक्शन का जब हम केपी लिखते हैं, केपी निकालते हैं, तो उसका एक्सप्रेशन लिखते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम। तो बी सी ए सभी का पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर जो आया उसको यहां रख दिया जाए तो हमें इस रिएक्शन का केपी आ जाए। तो एक तो ये हम आपको डेरिवेशन बता रहे हैं छोटा सा, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। इसी क्वेश्चन को यदि करना है तो सेम वही कॉन्सेप्ट आप लगा के चलेंगे, देखना बेटा जरा समझ के चलना। तो क्वेश्चन में करा ये रिएक्शन दिया है, यहाँ सॉल्व कर देना, देखना ये हम सॉल्व यहाँ कर दे रहे हैं। कह रहा है रिएक्शन दिया है XY2, ये गैस है और ये डिसोसिएट होके दो गैस बना रहा है, एक तो XY गैस बना रहा है और एक Y गैस बना रहा है। अच्छा इनिशियली करा T बराबर 0 पर इसका प्रेशर दिया है 600 mm ऑफ Hg दिया है, इनका प्रेशर कुछ नहीं था, क्यों, क्योंकि जब ये टूटेगा तो गैस बनेंगे तो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। तो हमने माना कि चलो जब इक्विलिब्रियम आया तो इस 600 में से एक्स अमाउंट का प्रेशर कम हुआ, क्यों, क्योंकि भाई जब ये टूट के जब इसको बनाएगा तो जब ये कम होगा तो इसका प्रेशर जो एग्जर्ट कर रहा था वो भी कम होता जाएगा। तो 600 में से मान लो एक्स अमाउंट का प्रेशर कम हुआ, तो इस गैस एक्स वाई के द्वारा एक्स अमाउंट का प्रेशर क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो इस गैस वाई के द्वारा एक्स अमाउंट का प्रेशर प्रोड्यूस होगा। अच्छा जब हम किसी कंटेनर में एक गैस होती है तो उसके द्वारा जो प्रेशर होता है उसको प्रेशर ऑफ गैस बोलते हैं, लेकिन कंटेनर में 2 या 2 से ज्यादा गैस हैं तो प्रत्येक गैस के प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर बोलने लग जाते हैं। तो देखो बेटा इक्विलिब्रियम पर हमारे पास 3 गैस है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में 3 गैस है, गैस X2 भी है, गैस XY भी है और गैस Y भी है। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक गैसियस मिक्सचर है, इसमें 3 गैस हैं, तो प्रत्येक गैस के प्रेशर को प्रेशर ना बोल के पार्शियल प्रेशर कहेंगे। तो ये 600 माइनस एक्स क्या है, कहना यह है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस XY2 एट इक्विलिब्रियम, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस XY एट इक्विलिब्रियम, और ये जो दिया है एक्स जो है कहना यह है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस Y एट इक्विलिब्रियम। अच्छा एक बात और पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू डाल्टन 2 या 2 से ज्यादा गैसों का जब मिक्सचर होता है तो प्रत्येक गैस के पार्शियल प्रेशर का सम टोटल प्रेशर के बराबर होता है। तो देखो बेटा ये XY2 गैस का प्रेशर, XY का पार्शियल प्रेशर और Y के पार्शियल प्रेशर को जोड़ दिया जाए तो ये टोटल प्रेशर के बराबर आ जाए। तो एक काम करो आप पहले निकाल लो टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर जरा टोटल प्रेशर पहले निकालिए। तो सभी गैस के पार्शियल प्रेशर को ऐड करिए, तो 600 माइनस एक्स प्लस एक्स, और ये टोटल प्रेशर जो इक्विलिब्रियम पर है वो क्वेश्चन में दिया कि टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 800 है, तो इन सभी को ऐड करिए, ये 800 के इक्वल होगा। ये देखो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल होगा, 600 प्लस एक्स बराबर 800, एक्स बराबर आ जाएगा 200। तो बेटा इसका मतलब एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स अननोन था, तो एक्स की वैल्यू देखो यहाँ 200, यहाँ 200, यहाँ 200 रखोगे तो 600 माइनस 200 400 आ जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे हो गया 200, यहाँ 200 और यहाँ पे 600 माइनस 200 कर दो तो 400। अब सभी की न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई कि ईच गैस का पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, वो आ गया। हमें केपी निकालना है तो सीधा एक्सप्रेशन लिखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस XY एट इक्विलिब्रियम इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस Y एट इक्विलिब्रियम अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस XY2 एट इक्विलिब्रियम। देखो XY का पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर है 200, तो यहाँ रखना बेटा 200, और इसका पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर है 200, और अपॉन XY2 गैस का पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर है 400। इसको सॉल्व कर दो, ये देखो 200 से कैंसिल करो, नीचे क्या आ जाएगा 2, और 2 से जब इसको कैंसिल करोगे तो आएगा 100, इसका मतलब 100 आ गया केपी की वैल्यू। अच्छा बेटे यूनिट क्या आएगी ये भी देख लो। तो अच्छा यूनिट mmHg में दिया है, तो एक काम कर लो यहाँ पर यूनिट ऑफ केपी हम जैसे लिखा करते थे एटीएम के पावर डेल्टा एनजी,
तो डेल्टा एन जी पहले इस रिएक्शन का निकालो तो 1 आएगा, क्योंकि 2 मोल गैसियस प्रोडक्ट है और 1 मोल गैसियस रिएक्टेंट है, तो डेल्टा एन जी आ गया 1। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ यूनिट एटीएम में नहीं एमएमएचजी में है, तो सीधा यहाँ लिख दो एमएमएचजी, एमएम ऑफ एचजी के पावर डेल्टा एन जी 1 कर दो। तो इसका केपी की वैल्यू जो आएगी वो तो 100 आएगी, और यूनिट के साथ लिखना हो कि केपी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी, यूनिट के साथ बताओ, तो 100 एमएमएचजी आंसर आ जाएगा इसका, तो इसका आंसर बेटा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बेटा, करा हाइड्रोजन का ए मोल है और आयोडीन का बी मोल है, रिएक्ट करके करा गिव जो 2x मोल HI बन रहा है। पहले तो रिएक्शन आप लिखो, H2 प्लस I2 जब रिएक्शन करते हैं तो 2HI बनता है, ये सब गैस हैं, और ये रिएक्शन ऐसा है जिसका डेल्टा Ng देखा जाए तो 0 है। अच्छा, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए मोल H2 है, तो इनिशियली मान लो t बराबर 0 पर हाइड्रोजन का ए मोल था, आयोडीन का बी मोल है, ऐसा वो बता रहा है, HI कुछ भी नहीं था। अच्छा बेटा, यदि इक्विलिब्रियम आया तो मैंने माना, अच्छा वो कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि जब ये रिएक्शन किया तो गिव 2x मोल ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम। अच्छा, हम यदि सोचें कि चलो इसका 1 मोल जाएगा और इसका 1 मोल जाएगा तो HI का 2 मोल बनेगा, इसके एक मोल खर्च होने से इसका 2 मोल बनेगा। तो चलो मैंने मान लिया कि इक्विलिब्रियम जब आया तो इस A मोल हाइड्रोजन में से X मोल निकला और इस B मोल आयोडीन में से भी X मोल निकला, तो भाई एक खर्च होने से 2 बनता है, तो X मोल हाइड्रोजन का खर्च हुआ और X मोल आयोडीन का, तो बताओ HI का कितना बनेगा, 2x। अच्छा, सवाल में पूछ रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल बताइए। तो ये A माइनस एक्स क्या है, कहना ये मोल ऑफ हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम, B माइनस एक्स क्या है, मोल ऑफ आयोडीन एट इक्विलिब्रियम, और 2x क्या है, कहना मोल ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम। टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम पर पूछ रहा है, तो बेटा टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम यदि निकालना है तो आप प्रत्येक के मोल को ऐड कर दीजिए, A माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस 2x हो जाएगा। ये देखो जरा सा, A माइनस एक्स, तो माइनस एक्स 2, ये हो जाएगा सीधा A माइनस या A प्लस बी लिखो, माइनस एक्स मतलब माइनस 2x प्लस 2x कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम पर क्या आएगा, A प्लस बी आएगा, आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा। क्वेश्चन दिया है बेटा कि इफ K1 एंड K2 आर द रेस्पेक्टिव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द 2 रिएक्शन, ये रिएक्शन देखो दिया है, पहले वाले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 दिया है, दूसरे वाले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 दिया है, और सवाल में पूछा है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये नीचे जो रिएक्शन दिया है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा ये पूछ रहा है। तो चलो मान लिया इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc डैश है, ये निकालना, यही पे बता दे रहा हूँ। अच्छा, एक केस आपको बताया होगा, शायद आपको याद होगा कि हम जब एक रिएक्शन में से दूसरे को माइनस करते हैं तो जो रिजल्टिंग रिएक्शन आता है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, ये डिस्कस पीछे किया था, उसी तर्ज पर उसी पैटर्न पे क्वेश्चन। तो एक काम कर लो, पहले जैसे मान लो इक्वेशन 1 है, ये 2 है, तो सीधा सीधा यदि बात करें बेटा कि इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दो, ये 2 है, इसमें से 1 को माइनस करो, यहाँ माइनस करो, यहाँ माइनस करो, यहाँ माइनस और माइनस करो, तो क्या होगा, देखो माइनस करने से देखो ये माइनस में और ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, वाटर यहाँ माइनस में है, इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अच्छा एक चीज और देखो, जब यहाँ माइनस किया तो ये माइनस XeO4 है और यहाँ प्लस XeO4 है, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखो माइनस 2HF है, उधर जा सकता है, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर XeO3F2 है, ये इधर ही रहेगा। तो कुल मिलाकर के यदि हम देखें तो एक तरीका हम डायरेक्ट यदि आपको बताएं कि इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस किया तो ये जो रिजल्टिंग रिएक्शन हमारा यही आएगा। चाहो तो आप देख लो करके, इसमें से इसको माइनस करोगे, देखो ये पार्ट हमारा कैंसिल, ये वाला पार्ट देखो कैंसिल, वाटर ये माइनस में इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये वैल्यू HF देखो इधर माइनस में है, ये इधर आ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ध्यान से देखना, तो ये देखो प्लस 2HF लेफ्ट में है, XeO4 लेफ्ट में है, राइट में क्या क्या बचा वो देखो, XeO3F2 बचा, और वाटर जो इधर आया था वो इधर आ गया। इसका मतलब 2
में से जब एक को माइनस करोगे तो यही रिजल्टिंग रिएक्शन आएगा। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो Kc डैश होगा वो K2/K1 करने से आ जाएगा। ये तो मैंने आपको शार्ट तरीका बताया। अभी आप इसको चाहो तो डिटेल भी निकाल सकते हो। बेटा एक काम करो, पहले आप देख लो, इसका आंसर देखा जाए तो फोर्थ सही हो जाएगा, लेकिन ये आया कैसे वो दिखा देता हूं। यदि आप डिटेल जाना चाहो तो पहले इस वाले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखो। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, एक्सप्रेशन लिखोगे तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ HCOF4 और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ HF के पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HCF6 और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2। ये पहला वाला इक्वेशन जो था उसका मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखा। अब जरा सा दूसरे वाले का जरा देखो, ये दूसरे वाले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखो भाई। तो K2 बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ HCOF4 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ HCO3F2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HCO4 और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ HCF6 हो जाए। अच्छा बेटे एक बात और जरा करेंगे कि ये जो रिएक्शन रिजल्टिंग रिएक्शन है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया है, तो एक काम करो, इसका जरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखो। तो Kc डैश ये निकालो, ये लिखेंगे Xc कंसंट्रेशन ऑफ HCO3F2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HCO4 और इनटू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ HF के पावर 2। तो देखो बेटा एनी हाउ हमें यही ले आना है, तो ऐसा मैं क्या कर दूं कि यही आ जाएगा। तो देखो ये K2 की वैल्यू इतनी है और K1 की वैल्यू इतनी है, तो आप हमने अभी करा था K2 में से K1 को माइनस किया, तो आप एक काम करो इतना अपान इतना कर दो, देखो यही आ जाएगा। तो देखो ये पूरी वैल्यू फिर से लिख रहा हूं कि Xc, या चलो ये तो लिखा ही है, हटा देते हैं यहां से इसको। ये वैल्यू देखो ध्यान से लिखा हुआ है, तो K2 में से 2 में से 1 को माइनस किया था, तो इतना अपान इतना कर दो। देखो मैं इसको अपान में ले आ रहा हूं यहां पर, तो ये हो जाएगा आपका HCOF4 और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ HF और अपान हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देना, और ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ HCF6 और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O हो जाए, और H2O का H2 हो जाए। अब देखो बेटा यहाँ कुछ कैंसिल हो जाएगा, क्या कैंसिल हो रहा है जरा देखो पहले। तो एक तो पार्ट ए वाला कैंसिल हो जाएगा, एक पार्ट देखो और क्या कैंसिल हो रहा है, इसके बाद ए वाला पार्ट देखो कैंसिल हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो देखो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल देखो अब क्या आ रहा है, ऊपर आ गया तुम्हारा HCO3F2 कंसंट्रेशन, और ये ऊपर जाएगा सीधा सीधा इनटू H2O का कंसंट्रेशन अपान, और ये नीचे बचा HCO4 का कंसंट्रेशन इनटू HF का कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ये देखो वही आ गया जो यहां लिखा हुआ। इसका मतलब यही मैंने किया कि इतना अपान इतना किया, इसका मतलब K2 अपान जब K1 करोगे तो ये Kc डैश जो आ जाएगा आपका। तो यही हमने डायरेक्ट आंसर बता दिया था कि Kc डैश माने इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 अपान K1 के बराबर होगा। इसका फोर्थ आंसर जो दिया था वही करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से बेटा मैंने कुछ क्वेश्चन आपको कराए। अब मैं थोड़ा ली-चैटलियर प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करता हूं, वो देखते हैं। देखो बेटा एक जो अभी कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करूंगा, ली-चैटलियर प्रिंसिपल बहुत बड़ा पोर्शन है, क्वेश्चन खूब आते हैं। तो ली-चैटलियर प्रिंसिपल में मेन एक थीम होता है कि यदि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो यदि हम उसमें कोई बाहर से चेंज करें, चेंज का मतलब है कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा दें घटा दें, टेम्परेचर बढ़ा दें घटा दें, प्रेशर कम या ज़्यादा कर दें, कोई रिएक्टेंट का एडिशन या रिमूवल कर दें, प्रोडक्ट का एडिशन या रिमूवल कर दें, तो रिएक्शन हमेशा मेरे द्वारा किए गए चेंज का अपोज करती है। ठीक है, जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे या किसी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम बढ़ाएंगे तो रिएक्शन क्या करेगी, यदि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और हमने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाया तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को घटाएगी, और घटाने के लिए क्या होगी कि रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। यदि मैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो रिएक्शन क्या करेगी, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को घटाएगी और रिएक्शन
हमारी बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। इस तरीके का कॉन्सेप्ट चलेगा। तो आइए मैं कुछ इफेक्ट आपको बताता हूं। जैसे पहला हेडिंग हमारा है कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम। कोई रिएक्शन यदि इक्विलिब्रियम में है और कंसंट्रेशन यदि मैं चेंज करूं तो इक्विलिब्रियम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, इक्विलिब्रियम का मतलब है आरएफ और आरबी बराबर होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट बराबर होगा, उसी अवस्था को हम इक्विलिब्रियम अवस्था बोलते हैं। और कोई रिएक्शन यदि इक्विलिब्रियम में है तो एक काम करेंगे, ध्यान से समझना। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑन एडिशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस द इक्विलिब्रियम डू नॉट चेंज। इसका मीनिंग जरा समझे बेटा। जैसे मैंने कहा ये रिएक्शन है, मान लो CaCO3 और ये बना रहा है CaO और CO2 बना रहा है, और ये सॉलिड है, ये भी सब्सटेंस सॉलिड है, CO2 यहाँ गैस है। माना कि ये रिएक्शन एक कंटेनर में हो रही है और ये रिएक्शन में RF और RB बराबर है। RF और RB बराबर का मतलब रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम में। और सवाल में कह रहा है कि यदि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है लेकिन यदि उसमें सॉलिड सब्सटेंस का हम ऐड करें या उसको रिमूव करें तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहेगी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। जैसे हम यही रिएक्शन हम ले लें, ये रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम में है और मैं आपसे कहूं कि बताओ इस इक्विलिब्रियम सिस्टम के अंदर बाहर से मैंने थोड़ा सा कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया या थोड़ा सा कैल्शियम कार्बोनेट निकाल लिया तो इक्विलिब्रियम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अपना रिएक्शन इक्विलिब्रियम में थी, इक्विलिब्रियम में ही रहेगी, इक्विलिब्रियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस सब्सटेंस को आप रिमूवल या एडिशन कर रहे हैं वो सॉलिड सब्सटेंस है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूसरा एक बात याद रखो, एक पार्ट ये है कि मान लो कोई रिएक्शन आ जाए। देखो ये लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि कह रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, आप रिएक्टेंट को कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाइए या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को घटाइए, रिएक्शन फॉरवर्ड जाए। फिर से समझना, कोई रिएक्शन है इक्विलिब्रियम में है और आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाएं या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को घटाएं, रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। वैसे वर्षा, इसी को उलट के बोलो, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को घटाएं या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। हाँ, बट लेकिन जिसको हम ऐड या रिमूवल या एडिशन जिसका कर रहे हैं बस वो सॉलिड नहीं होना चाहिए। यदि सॉलिड होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो इस बात को यदि समझ लेते हैं तो दो बड़ी महत्वपूर्ण पार्ट है, इस बात को ध्यान से समझ लेना। इसी पर बेस्ड देखो एक छोटा सा एग्जांपल जैसे मैं करा दूं। सपोज करो कि एक हमें इक्विलिब्रियम सिस्टम दिया है, ये एसिटिक एसिड है, एक्वस है, और ये टूट करके बना रहा है एसीटेट आयन और H+ आयन बना रहा है, और ये पूरा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब ये RF और RB यहां पर बराबर है, मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट बराबर है। अच्छा, सवाल में आ जाए कि इस सिस्टम के अंदर यदि मैं बाहर से सोडियम एसीटेट ऐड कर दूं, CH3CONA ऐड कर दूं, तो बताओ CH3CONA क्या है? साल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इस सिस्टम के अंदर जैसे इसको ऐड करेंगे तो इसमें देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% आयोनाइज होते हैं, तो इसमें दो आयन है, सोडियम आयन और एसीटेट आयन, और ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में था और हमने जैसे इसको डाला एक तरीके से इस मिक्सचर में एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। और आप कहोगे एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इट मींस प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, रिएक्शन इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल रिएक्शन हमारी बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। इसका मतलब इस इक्विलिब्रियम सिस्टम में यदि मैं सोडियम एसीटेट ऐड करता हूं तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा बेटा, इसी इक्विलिब्रियम सिस्टम में देखो, जैसे मैं कहूं इस सिस्टम के रिएक्शन इक्विलिब्रियम में थी और इसके अंदर मैंने HCl ऐड कर दिया। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसा बिहेव करता है, H+ आयन Cl- दो आयन होते हैं इसमें। इस इक्विलिब्रियम सिस्टम में HCl मिलाने से पूछे इक्विलिब्रियम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इक्विलिब्रियम चेंज होगा कि नहीं होगा? कहना बिल्कुल चेंज होगा। इसको मिलाने से क्या होगा कि इस तरीके इस मिक्सचर में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और आप कहते हो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इट मींस प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। अच्छा, इसी में दिया जाए कि भाई यही इक्विलिब्रियम सिस्टम है और इसमें मैंने NaOH मिला दी, NaOH मिला देंगे तो इक्विलिब्रियम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा कि नहीं? कहना अवश्य होगा। कैसे? NaOH मिलाने से क्या हुआ, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसमें देखो दो आयन है Na+OH आयन, इसको मिलाने से बेटा क्या होगा, एक तरीके से यह जो
OH आयन आया, ये हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट कर जाएगा और वाटर बना देगा। और बताओ कि हाइड्रोजन आयन और OH आयन मिलकर के वाटर बना देंगे, तो एक तरीके से देखा जाए कि इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में हाइड्रोजन आयन OH आयन से मिलकर वाटर बनाने में खर्च हो जाएगा, तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन देखा जाए तो कम हो जाएगा। और एक तरीके से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगा तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एक तरीके से कम हुआ, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम होगा तो अकॉर्डिंग टू ली-चाटलियर प्रिंसिपल रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक क्वेश्चन हमने आपको एक छोटा सा एग्जांपल कराया, इसी बेस पर एक क्वेश्चन आपको और कराता हूं, देखना। देखो बेटा, उसी कंसंट्रेशन के बेस पर ही हम आपको एक क्वेश्चन करा रहे हैं। क्वेश्चन कराया कि फॉर गिवन रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया है, Fe2O3 सॉलिड है, 3 मोल CO गैस से रिएक्शन किया और 2 मोल Fe सॉलिड बना और 3 मोल CO2 गैस बना। ये रिएक्शन करा इक्विलिब्रियम में, ऐसा सवाल में बोला है कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब RF और RB बराबर है। करा यहाँ पर RF और RB बराबर है, इट मींस रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। करा व्हाट हैपेंस टू द इक्विलिब्रियम व्हेन, क्या होगा जब, पहला दिया करा कि Fe2O3 इज रिमूव्ड। करा इस इक्विलिब्रियम सिस्टम से Fe2O3 को रिमूव कर दें तो बताओ इक्विलिब्रियम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप करना इक्विलिब्रियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जिसका रिमूवल आप कर रहे हो सॉलिड है। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि किसी इक्विलिब्रियम सिस्टम में कोई सॉलिड सब्सटेंस है तो उसके रिमूवल या एडिशन से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता है। तो एक बात तो हो गई कि Fe2O3 के रिमूवल से इक्विलिब्रियम डू नॉट चेंज, इक्विलिब्रियम डू नॉट चेंज, इसका मतलब इक्विलिब्रियम यहां चेंज नहीं होता है या नहीं होगा, या इक्विलिब्रियम विल नॉट चेंज, विल नॉट चेंज, ये नहीं चेंज होगा। और इक्विलिब्रियम, हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में थी और इक्विलिब्रियम में ही रहेगी, इक्विलिब्रियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा कह रहा है कि बताइए यदि इस इक्विलिब्रियम सिस्टम से CO2 को रिमूव कर दें। अरे भाई, CO2 को रिमूव करने का मतलब है कि आप प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को घटा रहे हैं। और अभी बताया कि यदि सॉलिड के अलावा कोई सब्सटेंस है, ये देखो प्रोडक्ट गैस है ये CO2, और इसको यदि रिमूवल करेंगे तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एक तरीके से आप कम कर रहे हैं, तो रिएक्शन क्या करेगी, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ाएगी और बढ़ाने के लिए फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। इसका मतलब यदि CO2 का रिमूवल किया जाए तो रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। दैट इज, इसका मतलब यहां पर फिर RF और RB की बात करें तो RF ज्यादा होगा इन कंपेयर टू RB। पहले इक्विलिब्रियम में थी, अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट बैकवर्ड से ज्यादा हो जाएगा। अब इस तीसरे नंबर पे आइए, करा यदि इसी इक्विलिब्रियम सिस्टम में RF RB बराबर था, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में थी, करा CO का रिमूवल कर दें, कार्बन मोनोऑक्साइड का यहां से रिमूवल कर दो। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड का रिमूवल करेंगे तो एक तरीके से आप, गैसियस सब्सटेंस है और इसका रिमूवल कर रहे हैं, माने आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को घटा रहे हैं, और यदि आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को घटाएंगे तो रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाएगी। अकॉर्डिंग टू ली-चाटलियर रिएक्शन हमारी बैकवर्ड शिफ्ट होगी। बैकवर्ड शिफ्ट का मतलब है कि बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट फॉरवर्ड की तुलना में ज्यादा हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि रिएक्शन हमारी शिफ्ट हो जाएगी इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। दैट इज RF और RB में RB ज्यादा होगा RF से, और कहना जब RB ज्यादा हो गया RF से, इसका मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगी। और ये तब तक डिस्टर्ब रहेगी, मतलब जब तक, ऐसा नहीं है कि इक्विलिब्रियम हमेशा डिस्टर्ब ही रहेगी, थोड़ी देर बाद वो इक्विलिब्रियम फिर से मेंटेन कर लेगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इस तरीके से देखा जाए तो मैंने आपको कंसंट्रेशन का इफेक्ट बताया, इक्विलिब्रियम पर क्या प्रभाव पड़ता है ये देखा गया। अब आइए हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन इसी से और कराते हैं जो एग्जाम में पूछा गया। देखो बेटा, एक क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, ये IPMT जब होता था, क्वेश्चन करा है कि Fe+3 येलो कलर का है, थायोसाइनेट से रिएक्शन किया, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है FeCnS+2, ये बना रहा है, डीप रेड कलर का होता है। और क्वेश्चन में करा है ये पूरा सिस्टम हमारा जो है इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि RF और RB बराबर है, इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट बराबर है। सवाल में करा है कि व्हेन AgNO3 इज एडेड इन द अबव इक्विलिब्रियम सिस्टम, इस इक्विलिब्रियम सिस्टम में यदि हम AgNO3 ऐड कर दें, करा इसी में AgNO3 ऐड किया गया तो सिल्वर थायोसाइनेट बना। अरे भाई, AgNO3 ऐड करोगे तो सिल्वर आयन नाइट्रेट आयन है, और इस सिल्वर आयन इस थायोसाइनेट आयन से मिलकर के AgCnS मतलब सिल्वर थायोसाइनेट का प्रेसिपिटेट बना दिया। तो भाई सीधा सीधा आपको समझ में आ गया कि रिएक्शन पहले इक्विलिब्रियम में था,
मैंने AgNO3 डाला, तो इस AgNO3 का सिल्वर आयन थायोसाइनेट आयन से रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बनाया होगा। इसका मतलब ये जो थायोसाइनेट आयन है ये प्रेसिपिटेट बनाने में यूज हो गया। इट मींस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटा, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यदि घटेगा तो रिएक्शन हमारी किधर शिफ्ट होगी? बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा, अकॉर्डिंग टू ली चार्टियर प्रिंसिपल रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाने में लग जाएगी, और बढ़ेगा तब जब रिएक्शन किधर शिफ्ट हो? बैकवर्ड। और रिएक्शन बेटा यदि बैकवर्ड शिफ्ट होगी तो क्या होगा? ध्यान से सुनना। तो ये डीप रेड कलर की इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी, घटेगी, और येलो कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो सवाल में यही पूछा गया, ऑप्शन दिया था, मैंने ऑप्शन आपके सामने नहीं रखा, यहाँ नहीं लिखा, आपको समझ में बस आ जाए कि AgNO3 मिलाते ही वह इससे रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट बनाया होगा। सिल्वर थायोसाइनेट जो है प्रेसिपिटेट बनाने में यूज हो गया। इट मींस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट गया, रिएक्शन हमारी बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, और बैकवर्ड शिफ्ट हो जाने से डीप रेड कलर की इंटेंसिटी घटेगी और येलो कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी। यही पूछा है कि कारण बताइए, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होगा जब ऐसा हो जाए? तो यही होगा कि रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल पे बात करते हैं बेटा। देखो बेटा, एक नेक्स्ट आर्टिकल पे बात कर रहा हूं कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन और वॉल्यूम ऑन इक्विलिब्रियम। ऑन इक्विलिब्रियम, कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो उस पर प्रेशर या वॉल्यूम का क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमें देखना। प्रेशर या वॉल्यूम यदि चेंज करें तो इक्विलिब्रियम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चार बातें मैंने लिखा, पहले उसको समझ लीजिए, फिर एक क्वेश्चन करा देता हूं। पहला तो ये आप लिखा है कि कोई यदि रिएक्शन है और उसमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में कोई गैसियस सब्सटेंस नहीं है, लाइक जैसे मैं रिएक्शन लिखूं कि जैसे देख लो ये लिखा है आपका कि C2H5OH, और इसका रिएक्शन हम करा दें कि CH3COOH से, तो ये रिएक्शन के बाद ईस्टर बन जाता है, ये बन जाता है CH3COONA और प्लस वाटर बन जाता है। तो एल्कोहल और एसिटिक एसिड का रिएक्शन कराए, ईस्टर बना और वाटर बना। तो एक यहाँ पर बड़ी ध्यान से बात देखें, या ऐसे सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ये रिएक्शन है और इसको रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका CH3COOC2H5 और वाटर बन जाएगा, इथाइल एसीटेट बना और वाटर बना। ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, और ये भी लिक्विड है, और ये भी लिक्विड है। तो देखो ये पूरा रिएक्शन यदि मान लिया इक्विलिब्रियम में है और रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में कोई भी सब्सटेंस गैसियस नहीं, देखो यही लैंग्वेज बोल रहा है यहाँ पर, यदि इफ रिएक्शन डज नॉट कंटेन एनी गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में कोई गैसियस सब्सटेंस नहीं है और इस रिएक्शन और ये रिएक्शन हमारी यदि इक्विलिब्रियम में है तो कहना इस रिएक्शन के ऊपर हम प्रेशर बढ़ाएं या घटाएं, कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ाएं या घटाएं, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में रहेगी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। पहला बात। दूसरा बात यह है बेटा, यहां से समझो, दूसरा कॉन्सेप्ट ये करा कि यदि कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन हो जिसका डेल्टा Ng जीरो, जैसे मैंने ऐसा लिख दिया H2+I2 है और ये रिएक्शन करके 2HI बना रहा है, ये गैस है, गैस है, गैस है, और ये रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम में, मतलब RF और RB बराबर है, करा ये ऐसा रिएक्शन है जिसका डेल्टा Ng जीरो है। तो देखो लिखा है इफ डेल्टा Ng ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू जीरो देन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम। यदि इस रिएक्शन के ऊपर हम प्रेशर बढ़ाएं या घटाएं या इस कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ाएं या घटाएं, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में ही रहेगी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। तो पॉइंट नंबर 2 हो गया। तीसरे नंबर पे एक बात कर रहा, प्रेशर और वॉल्यूम में देखो इनवर्स रिलेशन होता है। कभी कभी प्रेशर की बात न करके कहेगा एक रिएक्शन कंटेनर में जो हो रही है उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम बढ़ा दिया माने प्रेशर घटा दिया, या कभी कहेगा कंटेनर का वॉल्यूम घटा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, तुम कहना प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ा दिया। तो आप एक ही कॉन्सेप्ट पकड़ो, प्रेशर को लेके चलो, उसी से सारे रिजल्ट निकालना। वो वॉल्यूम बढ़ाएगा घटाएगा, इसका मतलब आप प्रेशर को कंसीडर करना। वॉल्यूम घटाया इट मींस रिएक्शन पर प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ाया इसका मतलब रिएक्शन पे प्रेशर घटा। बस उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में यहां से रख लेना। एक आखिरी बात मैं बोल रहा हूं, करा इंक्रीजिंग प्रेशर द इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ गैसियस मोल आर लेस। एक जैसे हम आपको एग्जांपल बता दें, सपोज करो बेटा कि कोई ऐसा रिएक्शन आ जाए जैसे PCl5 है, टूट करके PCl3 बनाया, Cl2 बनाया, ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन के बारे में देखा ये सब गैस है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट ये सब गैसियस है, ये रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम में है, ऐसा वो बोल रहा है कि ये रिएक्शन कंटेनर में हो रही है, रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम में है।
और हम क्या चाहते हैं कि रिएक्शन के ऊपर प्रेशर बढ़ा दो। मान लो प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, कहना यार प्रेशर बढ़ाएंगे तो देखो लिखा है कि प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उस दिशा में शिफ्ट होगी जिधर नंबर ऑफ गैसियस मोल कम होगा। इसका मतलब यदि हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन हमारी बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि इधर 1 मोल जो है गैसियस रिएक्टेंट है, इधर 2 मोल गैसियस प्रोडक्ट है, और रिएक्शन उस दिशा में शिफ्ट होती है कि जिधर नंबर ऑफ गैसियस मोल कम हो। तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में थी, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो गई। तो कभी कभी सवाल आता है कि हम चाहते हैं कि PCl5 का डिसोसिएशन बढ़ जाए, तो बताइए हाई प्रेशर पर ये होगा कि लो प्रेशर पर। तो भाई प्रेशर हाई करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, PCl5 का फॉर्मेशन बढ़ेगा, और वो सवाल में कह रहे नहीं हमें डिसोसिएशन बढ़ाना है PCl5 का, तो ये लो प्रेशर पर पॉसिबल होगा। हाई प्रेशर पर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, PCl5 बनेगा, और लो प्रेशर पर रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड जाएगी, इट मींस PCl5 का डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। तो ये जो बात हमने किया, ये 4 बड़ी महत्वपूर्ण बात है, याद रखना। इसी पर बेस्ड एक हम आपको क्वेश्चन कराते हैं बेटा। देखो बेटा, अभी प्रेशर का इफेक्ट पे बात कर रहा था मैं, उसी बेस पर एक क्वेश्चन मैं आपको 4 आपके सामने रख रहा हूं। करा व्हाट इज द करेक्ट कंडीशन ऑफ प्रेशर व्हेन द इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। पहले तो ये जान लो कि ये सारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, ए रिएक्शन में देखो RF और RB बराबर है, यहाँ भी RF और RB बराबर है, और यहाँ भी RF और RB बराबर है, और यहाँ भी RF और RB बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये सारा का सारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम है। और फाइनली सवाल में करा है कि इक्विलिब्रियम को हमें फॉरवर्ड शिफ्ट कराना है, तो बताओ प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़े, माने प्रेशर बढ़ाना होगा कि घटाना होगा। तो देखो रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाना है, और अभी मैंने बताया था यदि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उस दिशा में शिफ्ट होती है जिधर नंबर ऑफ गैसियस मोल कम होता है। तो बताओ यदि प्रेशर फॉरवर्ड हमें जाना है, तो बताओ इस रिएक्शन के ऊपर प्रेशर बढ़ाना होगा कि घटाना होगा, करना प्रेशर बढ़ाना होगा। यदि आप प्रेशर बढ़ाएंगे तब ये रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, ठीक है। दूसरे वाले में आओ, करा है कि ये भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और हमें रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाना। देखो यदि हम इस रिएक्शन पर प्रेशर बढ़ा दें तो रिएक्शन उस दिशा में जाएगी जिधर नंबर ऑफ गैसियस मोल कम होगा, तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी, और जबकि हमें ले किधर जाना है, फॉरवर्ड, तो इसका मतलब प्रेशर घटाना पड़ेगा। तो लो प्रेशर पर ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। यहां पर देखो ये हाई प्रेशर पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। इस रिएक्शन यदि की बात करें जो इक्विलिब्रियम में है, हमें फॉरवर्ड ले जाना है, तो लो प्रेशर पर ये रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड जाएगी। इस वाले में आओ, ये रिएक्शन भी इक्विलिब्रियम में है, हमें रिएक्शन को फाइनली फॉरवर्ड ले जाना है, तो प्रेशर बढ़ाना होगा कि घटाना होगा, यही बताना है। तो बताओ भाई ये रिएक्शन को यदि फॉरवर्ड ले जाना है, इधर 3 मोल गैस है और इधर 2 मोल गैस है, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उधर जाती है जिधर नंबर ऑफ गैसियस मोल कम होता है। तो बताओ इधर गैसियस मोल प्रोडक्ट साइड में कम है, तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। तो यहां भी आएगा प्रेशर यदि हम बढ़ाएंगे, मतलब हाई प्रेशर यदि कर देंगे, तब यह रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। और एक लास्ट में देखना, करा N2+O2 ये गैस है और ये 2NO गैस बना रहा है, लिखने में हो सकता है कहीं गड़बड़ हो, आप देख लेना 2NO है। और ये अच्छा, इस रिएक्शन के बारे में बात करें तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, लेकिन एक शर्त है कि इस रिएक्शन का डेल्टा Ng 0 है। और अभी मैंने आपके सामने लिखा था यदि कोई रिएक्शन जिसका कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो और डेल्टा Ng 0 हो, तो उस रिएक्शन के ऊपर प्रेशर बढ़ाएं या घटाएं, कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ाएं या घटाएं, रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रिएक्शन इक्विलिब्रियम में थी, प्रेशर या वॉल्यूम के चेंज करने से वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगी, इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये रिएक्शन को हम फॉरवर्ड ले जाना चाहें तो कहना प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़े, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना, कहना कि नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यहाँ प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कि नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। यदि रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाना तो यहाँ प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, प्रेशर बढ़ाने से ऐसा नहीं को फॉरवर्ड जाएगी, कहना नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यहाँ प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इक्विलिब्रियम पर। तो ये 4 की 4 बातें यदि आप समझ लिए हैं तो ये प्रेशर का इफेक्ट आपने देख लिया। अब हम आपको एक लास्ट आर्टिकल पे बात करेंगे कि इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटालिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर कैटालिस्ट के एडिशन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो बेटा, जो बात हमें करना था कि इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटालिस्ट। अच्छा, कोई रिएक्शन भी इक्विलिब्रियम में है, तो मैंने पीछे बात किया था कि कोई रिएक्शन भी इक्विलिब्रियम है और उसमें हम कैटालिस्ट डाल दें, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पॉजिटिव या नेगेटिव कैटालिस्ट डालने से इक्विलिब्रियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों
के बारे में हमने पीछे बात कर चुके हैं हम कि कैटालिस्ट डालने से न तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है और न तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो डिस्टर्ब होती है। तो ये बात हो गई। अब हमें जो आर्टिकल पे बात करना है कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस ऑन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर इनर्ट गैस के एडिशन का क्या प्रभाव पड़ता है। देखो बेटा, एक लास्ट आर्टिकल पे बात कर रहे थे हम कि इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो इनर्ट गैस के एडिशन से, लाइक हीलियम है, नियान है, आर्गन है, उसके एडिशन से इक्विलिब्रियम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये 4 हमने बातें लिखी हैं जो दिमाग में आपको रखना है। पहला तो ये लिखा है बेटा कि इनर्ट गैस हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम व्हेन ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन लिक्विड फेज या लिक्विड सॉलिड फेज। जैसे कोई रिएक्शन हम लिख दें, सपोज करो यही लिख दिया कि C2H5OH इथाइल एल्कोहल का रिएक्शन एस्टिक एसिड से करा दो और ये रिएक्शन के बाद बनेगा CH3CO C2H5 बनेगा और वाटर बनेगा। मान लो ये रिएक्शन ध्यान से देखो, इसमें देखा जाए तो ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है। ये रिएक्शन मान लो इक्विलिब्रियम में है और इस रिएक्शन के अंदर हम इनर्ट गैस ऐड करें तो इनर्ट गैस के एडिशन से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। यदि इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है तो इनर्ट गैस के एडिशन से भी इक्विलिब्रियम में रहेगी, इनर्ट गैस के एडिशन से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। इसका लाइन का यही मतलब है। दूसरा एक कहानी समझो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि रिएक्शन का डेल्टा Mg 0 है, मान लो कोई रिएक्शन हम यही लिख दे रहे हैं और ये सब कर एक क्वेश्चन भी कराऊंगा वहां से और क्लियर हो जाएगा। तो कह रहा है कि कोई रिएक्शन मान लो लिखा उसका डेल्टा Mg 0 है, सपोज करो ये लिख दे H2I2 का रिएक्शन हुआ 2HI बना और ये रिएक्शन का डेल्टा Mg देखा जाए तो 0 है। ये सब गैस है, ये गैस गैस गैस, रिएक्शन का डेल्टा Mg 0 है और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में। तो ऐसे इक्विलिब्रियम सिस्टम में यदि हम इनर्ट गैस ऐड करें तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में ही रहेगी, इनर्ट गैस के एडिशन से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। तीसरे नंबर पे आओ, तीसरा नंबर पॉइंट ध्यान से समझना भाई। कह रहा है कि इफ गैसियस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कोई गैसियस रिएक्शन है और उसमें कंटेनर क्लोज कंटेनर है या कहना वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो कहना वहां पे यदि हम इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको पीछे भी बताया था कि कंटेनर कोई है, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, उसमें कोई रिएक्शन हो रही, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, तो इनर्ट गैस के एडिशन से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में थी, इक्विलिब्रियम में ही रहेगी। तो तीसरा लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। चौथा ए लाइन को ध्यान से समझ लो, करा एट कांस्टेंट प्रेशर, कोई जैसे मान लो फिर से रिएक्शन लिख दे रहा हूं, सपोज करो ये लिखा है PCl5 टूट करके बना रहा है PCl3 और Cl2 बना रहा है, ये सब गैस हैं, ये रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम में है मान लो। और इस रिएक्शन में यदि हम बाहर से इनर्ट गैस ऐड करें तो इनर्ट गैस ऐड करने से रिएक्शन उस दिशा में शिफ्ट होगी जिधर नंबर ऑफ गैसियस मोल मोर होंगे, मतलब ज्यादा होंगे। देखो मान लो ये रिएक्शन है, यहाँ पे Rf और Rb बराबर था, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में थी, मैंने हीलियम लिया या आर्गन लिया, इसमें इस कंटेनर में डाल दिया, तो उससे क्या होगा, रिएक्शन हमारी उस दिशा में जाएगी। देखो लिखा है एट कांस्टेंट प्रेशर यहाँ। और एक बात और बोलना था मुझे कि इस कंटेनर के ऊपर जो प्रेशर था वो कांस्टेंट है, या रिएक्शन का प्रेशर कांस्टेंट। करा यदि प्रेशर कांस्टेंट हो तो इनर्ट गैस के एडिशन से करा कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगी उस दिशा में जिधर नंबर ऑफ गैसियस मोल ज्यादा होगा। तो देखो लो यही रिएक्शन सामने लिखा है कि PCl5 टूट के PCl3 Cl2 बना रहा है, रिएक्शन के ऊपर प्रेशर कांस्टेंट था और यदि हम इसमें इनर्ट गैस डाल दें तो रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। क्यों होगी, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने पर गैसियस मोल ज्यादा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इनर्ट गैस का इफेक्ट भी आप यहां से देखें तो इससे ज्यादा आप कुछ भी बनता नहीं। इसी पर एक क्वेश्चन हम आपको और करा दे रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये ली चैटलियर प्रिंसिपल समाप्त हो गया। देखो बेटा ये लिखा है क्वेश्चन की डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस इन द फॉलोइंग रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। ये जितने भी रिएक्शन लिखे हैं, पहली बात तो क्लोज कंटेनर में सब हो रहा है। अच्छा करा हर जगह प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ भी 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 प्रेशर कांस्टेंट है और यहाँ भी प्रेशर कांस्टेंट है। वो सवाल में बोल दिया है, फेज चलो नहीं लिखा है, लिख देता हूँ, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस, यहाँ भी गैस गैस गैस, यहाँ भी देखो H2 गैस, I2 गैस, 2HI भी गैस, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट बेटा सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड है, CO2 गैस। यहाँ पर देखो तो ये सब लिक्विड है, यहाँ कोई भी देखो ये गैस नहीं है, ये देखा जाए तो ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है।
ठीक है। तो खैर ये रिएक्शन को यदि ध्यान से देखो तो सवाल में कह रहा है कि अब बताइए कि इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस के ऐड करने से क्या होगा भाई। तो जरा से इस रिएक्शन में देखो, यदि हम कहें प्रेशर कांस्टेंट है, अभी लास्ट आर्टिकल मैंने यही बताया था, जो 4 बातें लिखी थी उसमें यही लिखा था, यदि प्रेशर कांस्टेंट हो तो इनर्ट गैस के ऐड करने से रिएक्शन उस दिशा में शिफ्ट होगी। यदि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो प्रेशर कांस्टेंट है और रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, और इनर्ट गैस यदि हम ऐड करें तो रिएक्शन उस दिशा में जाएगी जिधर नंबर ऑफ गैसियस मोल ज्यादा हो। तो देखो बेटा एक काम करें कि ये रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम में थी, मतलब आरएफ और आरबी बराबर था, रिएक्शन का प्रेशर कांस्टेंट था और इसके अंदर हमने इनर्ट गैस ऐड किया। तो बताओ इनर्ट गैस ऐड करने से रिएक्शन हमारी बैकवर्ड जाएगी, माने उस दिशा में जाएगी जिधर नंबर ऑफ गैसियस मोल ज्यादा होगा। इसका मतलब ये लिख सकते हैं रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ए बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हमारी शिफ्ट हो जाएगी। दूसरे वाले में आइए जरा देखिए, ये रिएक्शन कह रहा है कि इक्विलिब्रियम में है, मतलब आरएफ और आरबी बराबर है, प्रेशर कांस्टेंट है, हम इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हैं, हीलियम नियान आर्गन कुछ भी ऐड कर दें तो रिएक्शन उस दिशा में जाएगी जिधर नंबर ऑफ गैसियस मोल ज्यादा होगा। तो इनर्ट गैस ऐड करने से रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। यदि कोई इनर्ट गैस यदि इसके अंदर हम इंट्रोड्यूस करें तो कहना रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन जाए। तीसरे नंबर पे आइए जरा सा, करा ये रिएक्शन है और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, आरएफ और आरबी बराबर है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, रिएक्शन के ऊपर प्रेशर कांस्टेंट है। तो एक लाइन हमने लिखा था कि ऐसा रिएक्शन जिसका डेल्टा एनजी 0, उस रिएक्शन के अंदर यदि हम या उस इक्विलिब्रियम सिस्टम के अंदर यदि हम इनर्ट गैस ऐड करें तो इक्विलिब्रियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में थी इक्विलिब्रियम में ही रहेगी। इसका मतलब इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में यदि हम इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो कहना कि उसमें इनर्ट गैस के एडिशन से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, मतलब नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब आरएफ आरबी बराबर था, बराबर ही रहेगा। नेक्स्ट पे आइए जरा सा, करा कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड CO2 बना रहा है, क्लोज कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, आरएफ और आरबी यहाँ पे बराबर है और करा प्रेशर कांस्टेंट है, इसमें इनर्ट गैस ऐड कर दें। तो बताओ भाई इनर्ट गैस ऐड कर देने से, इनर्ट गैस ऐड कर देने से क्या होगा, कहना इनर्ट गैस ऐड कर देने से रिएक्शन उस दिशा में जाएगी जिधर नंबर ऑफ गैसियस मोल ज्यादा होगा। तो इधर तो कोई गैसियस मोल है ही नहीं, इधर देखो गैसियस मोल है CO2, इसका मतलब इनर्ट गैस इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर यदि हम ऐड करेंगे तो रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। इसका मतलब रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन के शिफ्ट का मतलब है कि आरएफ और आरबी में यदि हम बात करें तो आरएफ फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट ज्यादा हो जाएगा इन कंपेयर टू बैकवर्ड डायरेक्शन। एक लास्ट बात मैं लिख रहा हूं, ये लाइन हमारा सही नहीं लिखा, इसको मैं सही से लिख दे रहा हूं, ये इक्वेशन हमारा पहली बात तो सही नहीं लिखा। इस रिएक्शन को बेटा यदि मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख दूं कि CH3COOH और ये है C2H5OH और ये रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा CH3CO C2H5 और वाटर बनेगा। ये रिएक्शन अब सही हुआ, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड, और ये पूरा का पूरा रिएक्शन हमारी देखा जाए तो इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब यहाँ आरएफ और आरबी बराबर है। और करा है कि अभी एक लाइन जो पहला हमने लाइन अभी इसके पहले लिखा था कि यदि किसी इक्विलिब्रियम सिस्टम में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में कोई गैसियस सब्सटेंस नहीं है और रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो कहना इनर्ट गैस के एडिशन करने से इक्विलिब्रियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इसके ऊपर हाँ प्रेशर भी करा कांस्टेंट है तो कर दो कांस्टेंट और इसमें इनर्ट गैस ऐड कर दीजिए। तो इनर्ट गैस के एडिशन से कहना कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। इसका मतलब नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, यहाँ इक्विलिब्रियम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये सारा का सारा आर्टिकल जो अभी मैंने डिस्कस किया बेटा आप अच्छे से इसको देखिए समझिए। तो यहाँ देखा जाए तो इक्विलिब्रियम का जो केमिकल इक्विलिब्रियम का पूरा पार्ट है मैंने प्रयास किया है कि जल्दी जल्दी उसको कवर किया है और आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करिए, क्वेश्चन लगाइए, कोई डाउट हो तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करिए, हम आपको जरूर आपका डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, आगे मिलते हैं, थैंक यू।